चलिए तो क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, किस तरह से सॉल्व करना है, आप किस मेथड से सॉल्व करते हैं और हम किस मेथड से सॉल्व करें, किसमें कम समय लगेगा, क्या चीज़ें हम आपको नई प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या चीज़ समझाना चाहते हैं, इन पर गौर करिए, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है ड्यूरिंग एग्जाम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। एक संख्या का 40% उसके 25% से 54 अधिक है। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा सॉल्व कर देंगे। तो बोलता है संख्या का 40% 25% से 54 अधिक है ना, उसके 25%। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा जमाएं। तो 40% बोला तो 40%, 25% से तो 25% से। आप देखिए परसेंटेज, अगर हम ये बोलते हैं कि कोई भी संख्या कितने परसेंट होती है, तो आप बोलना कि 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो अगर उसके 40% 25% से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 15% अधिक है। और ये जो 15% अधिक है ना, ये नंबर के फॉर्म पे दिया कि 54 अधिक है। मतलब इनडायरेक्टली आपको ये देना चाहता है कि जो 15% है वो 54 के बराबर है। इनडायरेक्टली वो आपको ये देना चाहता है। उस संख्या का 100% निकालिए। जो बोला है वो आपने कर दिया। अब ये याद रखिए कि कल को ये बोलता कि उस संख्या का 120% निकालिए, तो यहाँ पर 100 की जगह 120 रखते। उस संख्या का 130% निकालिए, 130 रखते। उस संख्या का 2 गुने का मतलब 200% रखते यहाँ पर। ठीक है, वो संख्या का 40% निकालो। चल, जो भी बोलता वो ऊपर रखते। ये याद रखिए कि जो भी वो आपसे बोलेगा वो चीजें आपको ऊपर रखनी है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कि भाई जिस 15% 54 के बराबर, 100% कितना, फटाफट सॉल्व कर दीजिए। 3 से काट दीजिए, 3 से ये 18 कितनी बार में कट जाएगा, 18 बार में। और ये 3 से 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में। और 20 18 कितना हो जाएगा, 360 है ना, मतलब 18 दूनी 36, 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन है, बस समझिए और आसानी से सॉल्व करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, बोलता है यदि किसी चीज को 450 में बेचने पर कोई आदमी 25% की हानि उठाता है। बड़े आसान कॉन्सेप्ट, अगर आपने परसेंटेज जो भी हमने आपको समझाया है वो अभी तक याद होगा तो आप बड़ी आसानी से, मतलब चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। 10 सेकंड या 3-3 4-4 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। बस शर्त है आपको वो कंडीशन से याद होनी चाहिए, क्या समझाया था हमने, कैसे समझाया था, कैसे जमाते हैं अपन, वो सारी चीजें। यदि किसी चीज को 450 में बेचने पर कोई आदमी 25% की हानि उठाता है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा जमाते हैं। तो 450 पे बेचने पर 25% की हानि हुई। आप बताइए कोई भी सामान कितने पर खरीद के लाते हैं, 100% पे। कोई भी सामान आप 100% पर खरीद के लाते हैं। यदि 25% हानि पर बेचा मतलब कि 75% पे बेचा। यदि 25% लाभ पर बेचा मतलब 125% पर बेचा। यदि 20% की हानि पर बेचा मतलब 80 पर बेचा। यदि 20% लाभ पर बेचा मतलब 120 पर बेचा। तो ये तरीके आपको पता है ना कि कैसे क्या होते हैं, तो बस वही तरीका आपको लगा देना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। बोलता है यदि किसी चीज को 450 में बेचने पर कोई आदमी को 25% हानि उठाता है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा जमाता है। तो 25% की हानि उठाने का मतलब उसने वह सामान 75% पर बेचा है। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसने वह सामान 75% पे बेचा, और जबकि बेचा कितने पर है, 450 रुपए में। मतलब मुझे इनडायरेक्टली उसने 75% की वैल्यू 450 के बराबर बोल दिया। और फिर बोलता क्या है कि इसी चीज को वो 125% का लाभ कमाना चाहता है ना, कितने पर बेचे कि 25% का लाभ मिले, मतलब 125% निकाल लो। मान लो कल को अगर ये बोलता कि कितने पे खरीदा था तो ऊपर 100% निकालते। कल को ये बोल देता 20% की हानि हो तो 80 निकाल देते, ऊपर 10% का लाभ हो 110 निकाल देते। जो बोलेगा जैसा बोलेगा वो नीचे क्या रखेंगे हमेशा। फिर से इसको समझ, अभी पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो इसको रखने का कोई सेंस नहीं होता है। 25 या 75, 25 पंजे, और फिर 3 से ये हो गया 15 बार में, और 15 5 75, मतलब 750 आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पाने के लिए चलिए। और अब वो परसेंटेज समझिए। देखिए हम जो बराबर बता देते हैं ना, वो आप कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बराबर सर कैसे बता देते हैं। तो यहां समझे कि कोई भी परसेंट किसी एक नंबर के बराबर हो। ठीक है, परसेंट जो भी नंबर बराबर दिया इस तरह से हम जमाते हैं, और जो भी अगर पूछा रहता है ना वो ऊपर रख देते हैं। जो भी पूछता वो ऊपर रख देते हैं, इस बात को समझिए। कोई भी परसेंट अगर किसी नंबर के बराबर दिया तो उसको ऐसे जमाएंगे, और जो भी पूछता वो ऊपर रख दे। बस ये छोटी सी, मतलब ना, अगर केवल आपने इतनी सी बात सीख ली, सोच लो इतनी सी बात कि कोई परसेंट किसी नंबर के बराबर है और कोई दूसरा परसेंट निकालना है। ठीक है, अगर केवल इतनी सी बात सीख ली तो यकीन मानिए न जाने कितने सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। मतलब ये जमाना, कई लोगों से जमाते नहीं बन पाता है जल्दी, है ना, कि कैसा जमा रहा है वो चीजें। कि जब कोई परसेंट किसी नंबर के बराबर दूसरा परसेंट पूछे तो वो, या फिर कल को ऐसा भी हो सकता है कि कोई नंबर, ठीक है, कल को ऐसा भी हो सकता है कि कोई नंबर ना किसी परसेंट के बराबर दे दे, और क्या पूछ ले, दूसरा नंबर कितने प्रतिशत, ये बात पूछ ले। दो बात आपसे पूछेगा, बस यही चीजें जमाना सीखना। और एक बार जहां आपने ये चीज जमाना सीख ले, बड़ा आसान हो जाएगा सारे क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन ना पेपर में बहुत आता है, न जाने इस क्वेश्चन को घुमा फिरा करके क्यों दे दिया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि बच्चा कुछ और तरीके से करते तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको हम चाहे तो बेसिक मेथड से भी बता सकते हैं और भी अच्छे मेथड से बता सकते हैं, और लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा, फॉर्मूला होगा वहां पर ड्यूरिंग एग्जाम। हम आपको सारे तरीके बताते हैं कि भाई आसान ये मेथड लगेगा, ये आसान है, ये समझने में आसान, ये ऐसा है, लेकिन जो एग्जाम में भी फायदा करेगा वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बड़ा आसान पड़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने केवल 2 ही फॉर्मूले तो आपको याद करने को बोले, है ना, 1 से 2 ही फॉर्मूले जो हमने आपको याद करने को बोले। क्यों याद करने को बोले, क्योंकि पेपर में एज इट वही क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हमने कहा फॉर्मूला याद करो। अदरवाइज किसी को भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, केवल आप समझ कर ही वही जो हमने 2 कॉन्सेप्ट बताए ना परसेंट की, केवल उसी कॉन्सेप्ट से आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, CISI सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो यहां पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोलता है, किसी एक विक्रेता किसी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे। जैसे ही आपसे ये बोले कि प्रॉफिट मतलब इतने परसेंट डिस्काउंट देने के बाद, क्या बोलेगा आपसे कि इतने प्रतिशत D% डिस्काउंट देने के बाद भी P% का प्रॉफिट हो। क्या बोल रहा है, D% डिस्काउंट देने के बाद भी P% का प्रॉफिट हो। तो जो फॉर्मूला बनता है वो याद रखें कि MP/CP। ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, हर सेट में आया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखें MP/CP। MP/CP मार्क प्राइस पे क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस पे क्या होता है, प्रॉफिट। मार्क प्राइस पे दिया जाता है डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस पे होता है प्रॉफिट। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन फॉर्मूले में आप उल्टा याद रखें, बस इतना याद रखना। फॉर्मूले याद करने की टेक्निक बता रहे कि उसको उल्टा याद रखें, बस इतना याद रखना। मार्क प्राइस पे क्या कर दो, डिस्काउंट मिलता है तो आप कर दो प्रॉफिट 100+P, प्रॉफिट कर दो। और कॉस्ट प्राइस पे तो प्रॉफिट होता है लेकिन उल्टा कर रहे हैं तो 100 - D। बस यही फॉर्मूला याद रखिए कि MP/CP = 100+P में 100 - D। कैसे याद रखना, उल्टा याद रखना कि मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देता है लेकिन वहां पर प्रॉफिट है, और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होता है, वहां पर डिस्काउंट। बस ये फॉर्मूला छोटा सा याद रखेंगे, बड़ा फायदा होने वाला, याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर वही एज इट क्वेश्चन ही दे दिया कि मार्क प्राइस है ना, क्वेश्चन ही दे दिया भाई पूरा क्या दिया है क्वेश्चन में कि 10% की अंकित मूल्य पर 10% की छूट MP/CP। छूट 10% की, तो आप नीचे रखेंगे, उसको उल्टा रखते ना, तो CP के सामने रख दिए छूट, मतलब 10% घटा दिए तो 90 आ गया। 8% का प्रॉफिट हुआ 108, ठीक है, 108 और 90 लिख दिया। 90 से 9 के पहाड़े से ही आपने काट दिया, आपकी मर्जी, आप किसी से भी काट दें, ठीक है। तो 9 के पहाड़े से काटा 10 बार में, 9 के एकम 9, 9 दूनी 18, फिर काटा तो 5/6, 5:6 का रेशो आ गया। 5:6 का रेशो आ गया, इसका मतलब आपके अंकित क्रय मूल्य जो है ना वो 5 रुपये, और जो अंकित मूल्य है वो 6 रुपये। और आपसे क्वेश्चन ने यही बोला था कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अंकित मूल्य तो आपका क्रय मूल्य कितना है, जिससे भी बोलेगा तुलना करने को वो नीचे रखना। तो क्रय मूल्य तो आपका 5 आया था और अंकित मूल्य 6 आया था, तो 6 जो है 5 से कितना ज्यादा रखना है, तो 1 ज्यादा रखना है। इस बात को मुझे प्रतिशत में बताना है, कितने परसेंट आएगा, 1/5 20% होता है, 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 8:9 है, यदि संख्याओं का योग, जैसा इतना आसान क्वेश्चन भी कई बहुत सारे आसान क्वेश्चन दे दिया जाता है। योग दे दिया 119, मतलब आपने योग बताइए 8 और 9 का योग कितना हुआ, 8 8 16 और 1 17, योग हुआ है 17 रेशो में, और जो कि बराबर है 119 को। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वो 119 के बराबर। अब आपसे बोलता है तो संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करो, आप देखो क्या सारी संख्याएं अलग अलग हैं, तो आप देख रहे हैं कि नहीं सर सारी संख्याएं अलग अलग नहीं है, इसका मतलब सारी संख्याएं अलग अलग है ना, अलग अलग है, अलग अलग है, तो कोई भी एक संख्या निकाल दीजिए, क्यों आपको वो करना है, ठीक है। तो आपने एक संख्या, कोई भी एक, 2 संख्या क्यों निकालना, 17 का पढ़ा 7 बार में 119 आ गया, 7 × 2 56 हो गया, 56 एक ही ऑप्शन में, इसी को टिक करके आगे बढ़ जाओ, और कोई है नहीं, और कोई क्या ऑप्शन में है नहीं है, तो आप इसी को टिक करके आगे बढ़ जाइए। तो ये सब कला जो होती है ना वो आपको एग्जाम में टाइम सेव कराती है, और कुछ भी ज्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन टाइम जो सेव हो रहा है वो बहुत फायदेमंद होता है ड्यूरिंग एग्जाम ना, ये बहुत फायदे करता है। चलिए तो आते हैं इस क्वेश्चन पर, बोलते हैं 16 और 36 का मध्यानुपाती याद करिए। देखिए कई बच्चों को मध्यानुपाती का फॉर्मूला याद होता है √AB, √A × B, ये कई लोगों को फॉर्मूला याद होता है, अगर नहीं याद है तो आप भी याद कर लें। जैसे अगर आपसे बोले ना कि A और B का मध्यानुपाती, क्या बोलेगा कि A और B का मीन प्रोपोर्शनल, या फिर क्या बोलेगा मध्यानुपाती, तो इसके मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, √A × B। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो फिर बेसिक से करना पड़ेगा, जिससे भी आपको हो जाए, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखेंगे तो फायदा हो। जिस चीज़ों में फायदा होता है एग्जाम में और वही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, तो वो याद रहेगा तो बहुत बेस्ट है कि A × B होता है, तो A का मतलब 16 और × 36, 16 4 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर, 6 चौको 24, 24 क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर बेसिक समझना है तो ये समझिए, मध्यानुपाती का मतलब वो मान लिए कि बीच में क्या है x, मान लेते हैं बीच में क्या हैगा x, तो हमने मान लिया 16 और फिर x और 36, ठीक है, 16x 36। अब इसको जमाना है तो कैसे जमाएंगे, 16 अनुपात x समानुपात x अनुपात 36, ये बेसिक जमा रहे, ठीक है। फिर 16/x बराबर में x/36, और फिर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए वही कंडीशन बनेगी, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर आके करनी
बन जाएगा। तो आखिर में फाइनली वही कंडीशन होती है ना कि क्या बन जा रहा है भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कर देते हैं कितना, 16 इंटू 36। तो फिर x बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 इंटू 36। तो बात वही हुई कि अंडर रूट a इंटू बी। तो आप हमेशा याद रखें कि कभी भी अगर आपके सामने दो नंबर a और b दे दो और इसका मीन प्रपोर्शन बोले तो अंडर रूट a इंटू बी होता है। फटाक से सॉल्व करके आप आंसर बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से राशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमने आपको अगर शॉर्ट तरीका बताया होगा तो ये समझाया होगा कि रेट इनटू टाइम डिसाइड करती है कितने प्रतिशत ब्याज मिलने वाला है। रेट इनटू टाइम ही डिसाइड करता है ना कितने प्रतिशत ब्याज मिलने वाला है। तो रेट आपको नहीं दिया है, रेट तो आपको निकालना है, और टाइम कितना हो गया, 8 साल दिया है, और ब्याज का प्रतिशत, हमने कहा ब्याज का प्रतिशत ना कि अमाउंट है, तो ये दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाने का मतलब जो अमाउंट है वो 2p है। तो आप मुझे बताइए ब्याज कितना होगा, तो ब्याज मूलधन के बराबर होगा, मतलब p होगा। इनडायरेक्टली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ब्याज है वो 100% मिलेगा। जितने प्रतिशत आपने पैसा लगाया है उतना ही प्रतिशत आपको पैसा वापस मिल रहा है, मतलब ब्याज के तौर पर मिल रहा है, और टोटल आपको दोगुना, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया था वो भी आपको मिल गया और उतना ही पैसा आपको एक्स्ट्रा ब्याज पे मिल गया, तो दोगुना हो गया ना। तो ये दोगुना अमाउंट है ना कि ब्याज है, ब्याज होगा 1 गुना, तो इसका मतलब 100% आपको ब्याज मिला। तो फिर आपने 8 से 100 को काट दिया, मतलब आपको करना तो यही है, तभी तो 10-10 सेकंड, 8-8 सेकंड, 5-5 सेकंड में आंसर आएंगे, जब ये तरीका आप पहले से ट्रेंड होकर जाएंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो रेट आपकी आ जाएगी कितनी, जब आप डिवाइड करेंगे तो 12.5% आपकी रेट आ जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सर कंडीशन पे जाते हैं, मतलब बेसिक फॉर्मूला भी लगाओगे तो कोई कॉम्प्लिकेट थोड़ी ना है, लेकिन रेट इंटू टाइम जो हमने आपको सिखाया ये आगे बहुत काम आने वाला है, तो उससे भी समझते चले, देखते चले। ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं, हम आपको समझाते हैं बेसिक चीजें, बेसिक भी आपको बनना चाहिए। ठीक है, तो यहां समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ये तो सभी को याद है भाई, अपॉन में 100, याद है ना। अब बोलता है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 गुना, मतलब ब्याज अगर धनराशि 2 गुनी हो गई है तो ब्याज आपको 1 गुना मिला होगा, तो ब्याज 1 गुना धनराशि पी, सम आर रेट निकालनी है सर 8/100, पी से पी कट जाएगा, फिर 8 से इसको डिवाइड करोगे, रेट बराबर में 12.5% आगे न जाएगा। तो आपको समझना है, जो आसान तरीका है वो लगाना है। हालांकि अभी तो आपको आसान फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि अभी आपको रेट इनटू टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं सीखे। अगर वो सीख जाते तो चुटकियों में आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपके सामने आया है। ठीक है, मतलब सीआई का क्वेश्चन हैगा, इसमें बच्चा आप कौन सा मेथड लगाते हैं वो डिपेंड करता है। हमने आपको फ्रैक्शन मेथड सिखाया है, टी मेथड सिखाया है, रेशियो मेथड सिखाया है, परसेंटेज मेथड सिखाया है, बहुत सारे मेथड आपने सीखे हैं। अब बशर्ते कि आप एग्जाम में कौन सा मेथड लगा पाते हैं, तो यही चीज़ें तो आपको डिसीजन लेनी है कि कौन सा मेथड बड़ा आसान पड़ेगा और वही आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपको जो आसान पड़ेगा ना, वो आपको कौन सा मेथड पड़ेगा आसान, रेशियो मेथड बड़ा आसान पड़ेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं रेशियो मेथड से सॉल्व। ठीक है, तो रेशियो मेथड से सॉल्व करने के लिए हम पहले नया पेज ले लेते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए। ठीक है, पहले क्वेश्चन सभी ने रीड कर लिया ना, क्या क्या बोला है। ठीक है, 1000 रुपये, सारी चीज़ें फिर हम लिख भी देंगे अगेन ताकि आप समझ पाएं। चलिए, पहले तो नया पेज लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको दी गई है ना, वो सारी हम लिख दे रहे हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000। ठीक है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 10,000, सॉरी, है ना, कितना दिया 10,000, तो अपन लिख देते हैं 1 2 3 4, 10,000 रुपये दिया है। रेट कितनी दिया है, 20% दिया है, और 20% कब दिया, ईयरली, 20% दिया ईयरली। ठीक है, और समय दिया आपका 2 साल दिया हुआ है। तो अब अगर हम इसे ईयरली दिया हुआ है, बोलता है कि मतलब कि तिमाही संयोजित हो ना, इस तरह से बोला था उसने, क्वेश्चन आपने पढ़ा होता, तो तिमाही संयोजित हो, तिमाही संयोजित, अरे सॉरी, तिमाही का नहीं है, अर्धवार्षिक था ना, तो अर्धवार्षिक संयोजित हो। अर्धवार्षिक का मतलब ये हो जाएगा कि रेट, अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट आधी हो जाती है और समय 2 गुना हो जाता है। इतना तो आप सभी को मालूम है कि पहले क्वेश्चन ने ये दिया था और फिर उसके बाद बोल दिया था जो दर है ना वो 6 माही है। ठीक है, हाफ ईयरली होगा, तो हाफ ईयरली है, इसीलिए आपने रेट को आधा कर दिया और समय को 2 गुना कर दिया। इतना तो आपने पहले से ही सीखा था। और प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 10,000 रुपए। ठीक है, इतना तो आप पहले से ही जानते हैं। अब याद रखें, अब यहाँ पर चाहे ना फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं, बहुत सारे मेथड लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको पूरे प्रीवियस वीडियो में भी ना बहुत सारी चीज़ें सिखाए हैं। ट्री मेथड भी आपको सिखाए हैं, फ्रैक्शन मेथड भी सिखाए, बहुत सारा। अगर आप रेगुलर देखते जा रहे हो तो हर मेथड को तो ऐसे ही सीख लेंगे कि ट्री मेथड कैसे समझा रहे सर, और कॉन्सेप्ट, मतलब सारी चीज़ें सीख पाएंगे। तो आज हम आपको बता देते हैं रेशियो मेथड, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए रेशियो आसान पड़ेगा या फिर क्या आसान पड़ेगा,
फ्रैक्शन मेथड आसान पड़ेगा, ट्री भी आसान पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, बेसिक फॉर्मूला लगाना तो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब चीज कर सकते हो। तो यहाँ पर आते हैं रेशो। रेशो 4 साल का रेशो, पहले तो रेशो हम समझा दें कि क्या क्या होता है रेशो। देखिए 3 साल का जो रेशो होता है ना ब्याज मिलने का, पहले तो 2 साल का बता देते हैं, 2 साल का है ना, पहले 2 साल का बता देते हैं कि 2 साल का रेशो, 3 साल का रेशो, 4 साल का रेशो, 5 का भी होता है और 6 का भी होता है, लेकिन 5 और 6 का ज्यादा आता नहीं, ठीक है। तो 2 साल का रेशो क्या होगा, 2:1। जो ब्याज मिलने का दर होगा, क्योंकि आपको पता है ना ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो ये 2:1 ये बताता है कि पहली बार जो ब्याज मिलेगा वो 2 बार मिलेगा, उसके बाद जो ब्याज मिलेगा वो 1 बार मिलेगा। 3 साल का रेशो होता है 3:3:1, ठीक है। इसका मतलब पहली बार जो ब्याज मिलने वाला है वो 3 बार मिलेगा, फिर दूसरी बार भी 3 बार मिलेगा, और तीसरी बार जो ब्याज मिलने वाला है वो 1 बार मिलेगा। 4 साल का जो रेशो बनता है वो बनता है 4:6:4:1। इसका मतलब पहली बार जो ब्याज मिलेगा वो 4 बार, उसके बाद उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो 6 बार, उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो 4 बार, और जो लास्ट में ब्याज मिलेगा वो 1 बार। समझ रहे? तो ये चीजें होती है रेशो मेथड। ऐसे 5 का भी जाएगा, 6 का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, हमने आपको समझा दिया ना, 4 साल तक का समझा दिया जो अभी जरूरी थे, ठीक है। तो आते हैं अब बात, तो आप बताइए 4 साल का रेशो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आप बोलेंगे सर 4 साल का जो रेशो होता है वो होता है 4:6:4:1, यही ना बोलेंगे, 4 साल का रेशो 4:6:4:1 होता है। अब प्रिंसिपल कितना था, 10,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था सर 10,000 रुपए, और रेट कितनी होती है आपके पास, रेट थी सर 10%, और समय था 4 वर्ष, और 4 वर्ष था इसीलिए तो हमने ये रेशो बनाया, समझ रहे हो ना, 4 वर्ष था इसीलिए। तो आप मुझे ये बताइए कि 10,000 पर 10% की दर से पहले बार कितना ब्याज मिलेगा। तो आप बोलते हैं मूलधन पर ब्याज मिलता है, मूलधन का मतलब 10,000 पर 10% जो ब्याज मिलेगा वो 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा, और 1,000 ब्याज कितनी बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा, तो इसका मतलब हो गया 4,000 रुपए, फिर प्लस, ठीक है। अब 1,000 पर 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपए। वो कितनी बार मिलेगा, 6 बार, तो 600 रुपए हो गया। फिर अब इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपए। वो कितनी बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा, तो वो 40 हो गया। फिर इसका 10% 1 रुपए, वो केवल 1 बार मिलेगा, तो ये हो गया। तो फाइनली जो आपका ब्याज हुआ ना, ये ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो हो गया 4,641 रुपए। फाइनली जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया वो 4,641 रुपए हो गया। लेकिन शायद आपसे अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट आप बोलेंगे कितना। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस CI, मतलब कि सॉरी CI है तो CI, ऐसा ही तो ऐसे ही, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अमाउंट जो निकालना है, प्रिंसिपल आपको 10,000 रुपए दिया था और आपने ब्याज निकाल दिया 4,641। सारे मेथड से निकाल सकते हैं, हमने ये नहीं कहा कि केवल यही मेथड है, आपके पास बहुत सारे मेथड है भाई, सबसे निकाल सकते हो ऐसा नहीं, लेकिन हम तो आपको आसान मेथड बताए, क्योंकि कई बार आसान तो आपको फॉर्मूला भी लगता है भाई कि A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, ये भी लगा दें तो आ जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि आसान तरीके से कैलकुलेशन भी आसान पड़े, वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 14641 आपका राइट आंसर, अमाउंट आपका इतना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लीजिए क्या सही है, 14641, हाँ बिल्कुल सही आपका है ना, ये आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है, जो कि ये वाला आपका आंसर भी है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन हमें देखने को मिला, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें समझाने को मिल रहा है हमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी ज्यादा चीजें समझा सकते हैं, तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन प्यारा लगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि पासा फेंक रहे, सिक्का फेंक रहे, वो सारी चीजें, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या क्या बोल रहे हैं। तो आपने क्या फेंका है, फेंका है एक पासा, ठीक है, एक पासा फेंक रहे हैं और एक सिक्का उछाल रहे, अलग अलग चीजें हो रही है, एक पासा फेंक रहे हो, एक सिक्का उछाल रहे हो। पहले तो आप समझिए बातों को, क्या समझना है भाई कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब जनरली हमने देखा सिक्के का कॉन्सेप्ट हुआ ना, देखिए पहले हम आपको समझा रहे, कुछ नई चीजें समझा रहे ताकि बहुत फायदा करे आपको एग्जाम में, ड्यूरिंग एग्जाम आपको बहुत सारा फायदा हो, इसलिए हम आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं। पहले हम आपको क्या सिखा दे रहे हैं, आपने जनरली पढ़ा होगा ना कि एक सिक्का फेंकते हो तो एक सिक्का फेंकने की प्रायिकता कितनी होती है, कुल प्रायिकता, कुल संभावित परिणाम तो 2 होते हैं। जब 2 सिक्के फेंकते हो तो कुल संभावित परिणाम 4 होते हैं। 3 सिक्के फेंकोगे तो क्या होगा, 6, बिल्कुल गलत, क्या होगा 8, ठीक है। और 4 सिक्के फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, नहीं भाई, जब 8 3 का हुआ तो इसका होगा 16। एक्चुअल में ये हो कर रहा है 2 4 8 16, ये क्या हो रहा है। तो इनडायरेक्टली हम आपको ये बताना चाहते हैं, मतलब आप समझाई दे रहे हैं कि एक सिक्का फेंकते हो ना तो 2 की पावर n, 2 सिक्के फेंकते हो तो जो सिक्के पे कुल कितने पहलू होते हैं, 2, हेड या टेल, चित्त या पट्ट। तो आपको पता है एक सिक्का फेंकते हो तो एक सिक्का फेंकने पर परिणाम आते हैं 2, तो जितने सिक्के फेंकोगे ना, सिक्के के लिए ना, सिक्का या फिर कॉइन लिख दे रहे हैं, कॉइन समझ जाएंगे ना सभी कोई, ठीक है। कॉइन के लिए क्या होता है, 2 की पावर n के रिस्पेक्ट में चलता है, जितने कॉइन फेंकोगे उतनी आती जाएगी। 2 की पावर 1 अगर एक सिक्के फेंको, 2 की पावर 2 2 सिक्के फेंको, 2 की पावर 3 3 सिक्के फेंको, 2 की पावर 4 अगर 4 सिक्के फेंको, ठीक उसी प्रकार से आता है डाइस, है ना, पासा जाएगा तो क्या रहेगा, पासे की जो रहेगा, पासे को एक पासे में कितने होते हैं, फलक 6 होते हैं, तो ये 6 की पावर के रिस्पेक्ट में चलेगा कि जितने भी पासे फेंकोगे उतना आएगा, 6 की पावर 1 6 की पावर 2 6 की पावर 3, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है, समझ रहे। अब ये कॉन्सेप्ट भी कहां से बनता है वो समझाते हैं। सबसे पहले हो गया ना, कॉइन के लिए अगर कुल प्रोबेबिलिटी बोलेगा तो जितने पासे फेंकोगे उतनी कुल संभावित परिणाम आएंगे, 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर, जितने भी सिक्के फेंकोगे उसके रिस्पेक्ट में, सिक्के वाला पासा फेंकोगे तो 6 की पावर n के रिस्पेक्ट में
जितने भी। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बना वो समझाते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बना, तो समझिए जब भी प्रायिकता की बात आती है ना, तो जहां कहीं भी लिखा रहे या और जहां कहीं भी लिखा रहे और, तो प्रायिकता में या का मतलब होता है प्लस। जनरली मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में तो हम और का मतलब 3 और 2 5 होते हैं ना, तो आपको जनरली मैथ्स में तो प्लस का मतलब और लगता है, लेकिन यहाँ नहीं, प्रायिकता में प्लस होता है या। अगर कहीं भी प्रायिकता में या लिखा रहे ना, तो वहां पर प्लस का कॉन्सेप्ट लगाना, और लिखा रहे तो इनटू का कॉन्सेप्ट लगाना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जहां भी या लिखा रहे प्लस का सिंबल, और जहां पर भी और लिखा रहे इनटू का सिंबल। अब आते हैं और एक्स्ट्रा बात बताने में। क्या एक्स्ट्रा बात भाई, ये तो या और का कॉन्सेप्ट हो गया कि प्रायिकता में अगर या दिखेगा तो प्लस, और दिखेगा तो इनटू। जैसे हमने बोला कि दो पासे फेंके और दो अलग अलग पासे है ना, एक पासा और एक और पासा, ठीक है। दो पासा मतलब एक पासा और एक और पासा, और है ना, और हिंदी में लिख दें मतलब कि और, है ना यार, सॉरी हमने यहाँ पर ये भी नहीं बता पाए, ठीक है, या बस बताए थे। यहाँ पर ये भी समझो भाई, बहुत सारे वोकैब बताते फिर कंफ्यूज हो जाओगे। वहाँ पर या लिखा रहे, अथवा लिखा रहे, हालांकि इतना तो सेंस होगा, फिर भी आपको बता दे, और लिखा रहे, और हिंदी का और लिखा रहे, तथा लिखा रहे, या फिर एंड लिखा रहे, ये भी याद रखना ना, वरना कंफ्यूज होते भाई बच्चा, ना जाने कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो सकता है। हम वो सारी चीज़ें लेकर चले कि बच्चा आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। या अथवा और, ये सारी चीज़ें में क्या लिखोगे आप, प्लस, ठीक है। एंड और तथा, है ना, इन सब में करोगे इनटू। इसके अलावा ज़्यादा वोकैब आपको नहीं देखने मिलेंगे, ये तीनों ही वोकैब आपको देखने को मिलेंगे, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझाना चाहते हैं कि आपने एक पासा फेंका और एक और पासा फेंका, और एक और पासा ना, एक पासा और एक और पासा, मतलब फाइनली आपने दो पासे फेंके अलग अलग, ठीक है, अलग अलग पासे ना, तो अलग अलग कंडीशन, एक पासा और एक और पासा, है ना, और एक पासा, तो अलग अलग पासे, तो एक पासे की प्रोबेबिलिटी होती 6, एक पासे की प्रोबेबिलिटी होती 6, चूंकि और है ना, दो चीज एक साथ फेंक रहे हो तो और है, तो इसलिए आपने क्या कर दिया, इनटू। अगर 3 पासे फेंकते तो एक और एक पासा और एक पासा और एक पासा फेंक और एक पासा, जितने भी और आ रहे हैं उसका मतलब इंटू इंटू आ रहा है ना, तो ये कॉन्सेप्ट वहां से तैयार होता है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि इंटू ही क्यों होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 क्यों होता है, और की कंडीशन, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ने बोला था एक पासा, अब तो बहुत आसान हो जाएगा, अब तो चुटकियों में करोगे, और इससे जो ज्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे वो भी आपसे बनेगा। एक पासा और एक सिक्का, यही ना क्वेश्चन बोला है, एक सिक्का, एक पासा और एक सिक्का, तो एक पासे में 6 परिणाम होंगे कुल, और का मतलब इंटू होता है, एक सिक्के में कुल 2 परिणाम होंगे, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, तो इसका मतलब 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 12, ठीक है। एक पासे में 2 परिणाम और एक सिक्के में 2 परिणाम, तो टोटल हो गए 12। अब आते हैं, अगर कल को ये क्वेश्चन पूछे, कल को क्या क्वेश्चन पूछ ले कि एक पासा, हम आपको तैयार करें, एक पासा और 2 सिक्के, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, और 2 सिक्के, तो 2 सिक्के में कुल कितने परिणाम, तो आप बोलेंगे 4, और एक पासे में कितने, 6 परिणाम, तो 6 चौको 24, हालांकि वो भी समझ में आ जाएगा ना, 24 ये हो जाएगा। और कुछ बना सकते हैं कल को, ऐसा क्वेश्चन भी आपको बनाया जा सकता है। कैसा क्वेश्चन वो समझिए, हो सकता है आपको क्या बोल दें कि 8, क्योंकि आपने जनरली जो यूनिवर्सल पासा होता है, ठीक है, जो यूनिवर्सल डाइज होता है वो तो 6 फलक का होता है, जो अपन यूज करते हैं, जो जहां पर भी यूज होगा उसमें जनरली फलक होती है 6। लेकिन कल को अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बनाते थोड़ा स्टैंडर्ड का कि 8 फलक का पासा, 8 फलक पासा और 4 फलक पासा, 4 फलक पासा तथा 2 सिक्के के कुल परिणाम, ऐसा आपसे क्वेश्चन बना दे। क्या है, 8 फलक का पासा, 4 फलक का पासा और 2 सिक्के हैं, तो और तथा ये सारे है ना, तो 8 फलक का पासा मतलब 8 टोटल परिणाम होंगे, और का मतलब इनटू 4 फलक का पासा मतलब कुल संभव परिणाम 4 होंगे। अगर यही दोनों बस पूछता तो 8 चौको 32 आपका राइट आंसर होता, लेकिन तथा और लगा दिया, इसका मतलब और इनटू हो गया। 2 सिक्के में 4 परिणाम होते हैं, आपको ये भी मालूम है, 2 सिक्के ना, एक सिक्का होता है तो 2 परिणाम, 4 परिणाम होते हैं, वो हो जाएगा। तो 8 चौको 32 और फिर 4 कर दो, ठीक है। हो सकता है अगर एक ही सिक्का होता है, अगर यहाँ पर एक ही सिक्का होता, एक सिक्का होता तो यहाँ पर 2 परिणाम होते, फिर 8 चौको 32 और 2 गुना कर दो, 64 हो जाता। जो भी आपसे क्वेश्चन बोलेगा सारी चीजें बन जाएगी। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यही सारी चीजें तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे क्या बोलते हैं, एक आयताकार चादर है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर और वर्ग 13 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन को वो बच्चे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जिनको साइड्स रिमेंबर है, जिनको मतलब कि जो पीजीटी साइड्स नहीं होती, कौन कौन सी साइड्स हो गई, जैसे जनरली आपने दो कौन सी याद किया होगा,
3, 4 और 5, 3, 4, 5 जनरली लोगों को याद रहती है। 3, 4, 5 और इसके मल्टीपल में जितनी भी आएगी ना भाई, इसका मल्टीपल 2 का गुना कर दो सब में, तो 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई। 3 का गुना कर दो इसी में, ठीक है, 3, 4, 5 में 3 का गुना कर दो, 9 हो गई, 3 चौको 12 हो गई और 3 पंजे 15 हो गई। ये भी साइड, तो 3, 4, 5 के मल्टीपल में जितना भी करते जाओगे, जितना भी आएगा ना वो सब क्या होगी भाई, वो भी एक पीजीटी साइड्स होगी, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी। तो वो याद रखे, ठीक है। अगर ये साइड्स याद है तो बहुत, और फिर कई एक्सेप्शनल साइड है जो भी आपको याद रहती है। तो अगर ये सब साइड्स याद है ना तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला। ठीक उसी प्रकार से एक साइड होती है कौन सी, 5, 12, 13। 5, 12, 13 भी पीजीटी को फॉलो करती है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, ठीक है। इनका वर्गों का योग बराबर होता है सबसे बड़ी भुजा वर्ग 169 के। तो ये भी पीजीटी थ्योरम को फॉलो करती है। आई होप कि आप ये बात समझ पाए होंगे। चलिए तो आप डायग्राम बनाकर समझते हैं बातों को कि आयत इस तरह का होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो लंबाई कितनी होती है आयत की, 12 लंबाई दिया हुआ है। हालांकि लंबाई तो वो होगी जो सबसे बड़ी है, तो 12 लंबाई हो गई, और उसके बाद चौड़ाई कितनी बोल देता है, ये भी हो गई, ठीक है। चौड़ाई नहीं दिया सर, चौड़ाई तो हमको याद करना है, और विकर्ण दे दिया 13। तो आप बताइए कि आयत में ये तो 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री है, मतलब ये समकोण हो गया। समकोण हो गया जिसकी ये वाली भुजा 12 है और ये वाली भुजा 13 है। तो ये वाली भुजा नहीं बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे, कितनी होगी 5। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये वाली भुजा होगी 5। तो जब भुजा आपने निकाल दी तो अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, अब तो चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। क्या बोला, आयत का परिमाप ज्ञात करने को। आयत का परिमाप ज्ञात करने को बोला, लंबाई आपको पता चल गई 12, चौड़ाई आपने निकाल दी 5, परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। तो परिमाप 2l का मतलब 12, b का मतलब 5, 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17 दूनी 34, 34 आपका राइट आंसर। क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। चलिए अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं कि इस क्वेश्चन पे क्या होगा। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान सा, बातों को समझेंगे बहुत आसानी से बन पाएगा। तो यहाँ पर आते हैं कि आप पेंटिंग करना। पेंटिंग में जनरली आपका दिमाग क्या क्या चल जाता है ना एग्जाम में, हो सकता है आप चारों दीवार का मतलब 2l + b × h कर देते हैं, है ना, ये सारी चीजें कर देते। तो बिल्कुल दिमाग को हौच पौच नहीं करना है, बड़ी सरलता से क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना है। दीवार का मतलब इस तरह की वो केवल एक जनरली सी दीवार बोल रहा है, 15 कर रहा है, 12 कर रहा है। अगर आप चारों दीवारों का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको किसी चीज का डेटा नहीं मिलेगा, हो सकता है ऑप्शन में ना मिले। तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या बोलना चाहता है, ठीक है। क्योंकि जनरली बच्चे ये भी तो समझ सकते हैं दीवार का क्षेत्रफल मतलब वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दी, ये सारी चीजें, है ना। तो चारों दीवार नहीं, केवल एक ही दीवार में पेंटिंग कर रहे हैं, एक ही साइड कर रहे हैं, जिसकी लंबाई 15, चौड़ाई 12 दे दिया, या फिर ये बोल दो कि ऊंचाई का मतलब ये है ना, दीवार खड़ी है तो भाई ये दे दिया 12 और ये दिया 15। और पेंटिंग यहाँ करना है, पेंटिंग यहाँ करना है जिसकी लागत है 5 रुपए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दीवार का एरिया और फिर उसमें इंटू कर देंगे कितने रुपए के हिसाब से लग रहा है, ठीक है। तो दीवार का जो एरिया आएगा वो आएगा कितना भाई, 15 × 12, लंबाई गुणित चौड़ाई या लंबाई गुणित ऊंचाई, है ना। तो चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर चौड़ी है और 12 मीटर ऊंची है। 15 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार है, और उसमें पेंटिंग कर रहे हैं 5 रुपए की लागत से। तो इसका जब आपने किया तो ये हो गया एरिया और ये हो गया लागत, जितने रुपए की लागत है वो। तो फाइनली आ जाएगा कितने रुपए खर्च हुआ आपका। तो आप देखिए 12 पंजे 60 और 6 15 90, मतलब कि 900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम इसके लिए नया पेज लेंगे। कुछ ज़्यादा बातें आपको बतानी है, इसमें समझानी है, ठीक है, तो आप इजीली कर पाएंगे। चलिए तो इसके लिए आप नया पेज लेते हैं ताकि आपको बातें समझ। देखिए यहाँ पर समझिए, एक होता है बंद बॉक्स, एक होता है खाली बॉक्स। अगर बंद बॉक्स हो ना तो किस तरह का कॉन्सेप्ट बनेगा वो समझो, और खाली बॉक्स होगा तो किस तरह का कॉन्सेप्ट समझेगा वो समझो, ठीक है। अगर पहले हम बता देते खाली बॉक्स, यहाँ पर तो शायद बंद बॉक्स था ना, अभी हम बता देते खाली बॉक्स। अगर खाली बॉक्स है ना मतलब ये क्यूबॉइड ही होता है, क्यूबॉइड होता है भाई इस तरह का जो बॉक्स आपने बनाया होगा, जनरली इस तरह का बॉक्स बनाया रहता है ना, इस तरह का क्यूबॉइड बनाया होता है। तो ये हो गया, अब फिर इसके अंदर एक और बना दोगे, ये इस तरह का बना दोगे, ठीक है। ये तो ये जो दीवार हो गई ना, ये वाली जो दीवार, ये वाली दीवार है ना, ये वाली दीवार हो गई, अंदर हो गई, ये बाहर हो गई। तो ये वाली जो दीवारें रहती है, एक होता है खाली, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। तो एक क्लोज होता है, क्लोज का मतलब ये हो जाएगा अगर आपने ऐसी टंकी बनाई है, इस तरह की कोई टंकी बनाई है, ऐसे करके बनाए, ठीक है, तो ऊपर का खाली है, ठीक है। कहाँ का खाली है, यहाँ पर ऐसे बनाए हो ना, तो ऊपर का खाली कौन सा खाली, ये वाला ओपन है, ये ओपन है भाई, ओपन है, ये लगानी है। नीचे पूरा पैक है, ये 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 वाला पूरा पैक है, लेकिन ये वाला पैक नहीं, ऊपर वाला पैक नहीं है ना, ये वाला भी पूरा पैक, ऊपर वाला पैक नहीं है, ठीक है, ओपन है। और यहीं पर अगर इस तरह का एक और बना रहे हैं आप, और इस तरह का जो क्यूबॉइड रहेगा उसमें क्या, ये भी पैक है, ये वाली भी दीवार 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 पैक है, और सब भी दीवार पैक है, सारी की सारी दीवार पैक है। तो ये हो गया क्लोज्ड।
अब इसमें जो अंतर आएगा वो कैसा अंतर आएगा, ओपन में याद रखिए कि ओपन में क्या रहेगा, ये जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई है, लंबाई में ऊपर अगर ढक्कन लगा है, अगर ऐसा ढक्कन लगा है तब तो पूरा कवर होगा, लेकिन यहाँ पर ढक्कन तो लगा नहीं होगा, समझ रहे हैं। अगर ऊपर ढक्कन लगा तो बढ़िया, लेकिन ढक्कन नहीं लगा, इसका मतलब कि लंबाई में यहाँ पर तो कुछ ना कुछ दीवार आ गई ना, तो लंबाई यहाँ और यहाँ दोनों की कम हो जाएगी, चौड़ाई भी यहाँ और यहाँ दोनों की कम हो जाएगी, लेकिन ऊंचाई में कमी नहीं होगी। ऊंचाई कितना रहेगा, जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई में कमी नहीं होने वाली, लंबाई भी कम हो गई, चौड़ाई भी कम हो गई, आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कम हो गई, लेकिन जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ऊंचाई, क्योंकि केवल नीचे ही लगा हुआ है ना, ऊपर तो खाली है, इसीलिए ऊंचाई कम नहीं हुई। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, कि ऊंचाई कम क्यों नहीं होती है ओपन वाले में, ठीक है, केवल एक ही बार कम होती है, नीचे की बस कम होती है, ऊपर की कम नहीं करते ऊंचाई, लेकिन चौड़ाई में यहाँ से भी कम करोगे, यहाँ से भी कम करोगे, लंबाई में भी दोनों साइड से कम करोगे, और सब चीजें। अब आते हैं क्लोज्ड में। क्लोज्ड में लंबाई आपकी यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ से भी लंबाई गई, यहाँ से भी लंबाई गई, यहाँ से भी चौड़ाई गई, यहाँ से भी चौड़ाई गई, ठीक है, और फिर ऊंचाई, अब क्या हो गई, लंबाई चौड़ाई तो चली गई, अब बात आती है ऊंचाई की, ठीक है, ऊंचाई आती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, क्योंकि ये तो पैक है, मतलब ऊपर भी ढक्कन लग गया, नीचे भी ढक्कन लगा हुआ है, तो पैक है, तो इसका मतलब ऊपर और नीचे दोनों की लंबाई कम होगी। तो फाइनली अब जो बात, ये तो अभी समझाने की बात होगी, अब जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर ओपन रहे ना, ओपन, अब जो आपको नोट करने का, अगर इतना समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आएगा तो जो नोट बता रहे केवल वो याद रखें, ठीक है, कि जब भी क्यूबॉइड रहेगा, घनाभ रहेगा, बंद बॉक्स रहेगा, तो लंबाई मतलब कि ओपन है ना, पहले ओपन का बता दें और फिर क्लोज का बता दें, ठीक है, क्लोज का बता दें, दोनों बता दें। ओपन में लंबाई से क्या करोगे, लंबाई से 2 गुना माइनस करना, जो भी आपको दिया है ना 2 गुना माइनस करना, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों की लंबाई कम होगी ना, और फिर चौड़ाई से भी क्या करना, चौड़ाई से भी 2 गुना माइनस करना, लेकिन जो ऊंचाई है उससे केवल 1 माइनस करना। क्यों, जितना भी दिया ना कि इतने मीटर, इतने मोटी दीवार है या इस तरह का, तो वो केवल 1 माइनस करना, जबकि क्लोज है ना, ये ओपन का हो गया। अब क्लोज में याद रखना, लंबाई से भी 2 गुना माइनस कर देना, चौड़ाई से भी 2 गुना माइनस कर देना, और ऊंचाई से भी 2 गुना माइनस करना, क्योंकि ये चारों तरफ से पैक होता है, चारों तरफ से आपकी लकड़ी लगेगी, तो सबसे 2 गुना माइनस कर देना। लेकिन इसमें ऊंचाई में बस ध्यान रखना कि केवल 1 गुना माइनस हो, क्योंकि ऊपर की ऊंचाई, ढक्कन तो खुला है तो ऊपर की ऊंचाई काउंट नहीं होती। आई होप कि आप ये बस समझ पाए होंगे। अगर ये समझ में आए तो क्वेश्चन बड़े अच्छे समझ में आएगा। चलते हैं, समझ देखो, बड़े शानदार तरीके से बन पाएगा आपके, ठीक है। तो अभी हमने समझाया था ना, लकड़ी क्या है, बंद बॉक्स है। लकड़ी क्या है भाई, बंद बॉक्स है आपका, यहाँ पढ़ लीजिए भाई, बंद बॉक्स है। बंद बॉक्स है, इसका मतलब लंबाई से 2 गुना माइनस होगा, तो मोटी कितनी है, 1 सेंटीमीटर मोटी। जो बॉक्स की मोटाई है, मोटाई लकड़ी से बना है, वो कितना है भाई, 1 सेंटीमीटर मोटा है, 1 सेंटीमीटर आपका मोटा है। तो 1 सेंटीमीटर मोटा है, तो 1 सेंटीमीटर को 2 गुना कितना हुआ, 2, तो 42 से 2 माइनस कर दोगे 40, 30 से 2 माइनस कर दोगे 28, 27 से 2 माइनस कर दोगे 25, तो फाइनली मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई भी आसान तरीके से करना, देखो 40 का इंटू 25 से करोगे कितना हो गया, 1000, 1000 का इंटू 28 से करोगे 28000, आपका राइट आंसर। देखिए कितने आसान तरीके से, वरना आप किसी का मल्टीप्लाई करने लगते, तो वो सारी चीजें आपको सीखनी है। ये सारी चीजें आपको फायदा करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 50 मीटर ऊंचे टावर की छाया की लंबाई करो जब सूरज का उन्नयन कोण 45 मीटर है, ऊंचाई है 50 मीटर, और फिर छाया पूछ रहा, छाया भी 50 ही मीटर होगी। अब समझते हैं किस तरह से होगी, ठीक है, सारी चीजें आपको समझाई जाएगी और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएगी। उसका ओरिजिन समझाया जाएगा, कहाँ से क्या आया है, प्रीवियस वीडियो भी आपने देखी होगी, बहुत शानदार तरीके से। हर क्वेश्चन में जितनी ज्यादा चीजें होती है ना समझाने लगी, वो सारी चीजें हम आपको समझाते हैं कि फॉरगेट ना हो, अगर आपको याद है तो तुरंत रिमेंबर हो पाए, थोड़ा सा भी भूल रहे हो तो फिर से याद हो जाए, ये सारी चीजें कोशिश की जाती है। बहुत अच्छा प्रदर्शन आपको होता है कि आप डेली वीडियो देखते रहें, सारी चीजें हम आपका रिवीजन भी करा देते हैं, सारी चीजें कराते हैं। अगर आप डेली वीडियो भी देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि बहुत अच्छा मैथ्स आपका होने वाला है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे ना, और सारे नोट्स बनाते जा रहे हैं, अच्छी तरह से वो करते रहे, नोट बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और हो सके तो टॉपिक वाइज, पहले तो आप वीडियो हमेशा ऐसे ही देखें, क्योंकि इस टेस्ट जो आपका है ना, इसमें 2 तरीका हो रहा है, आप टेस्ट भी दे रहे हो, एनालाइज भी हो जा रहा है, आपका स्पीड भी पता चल रही है, बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो फायदा क्या होगा आपको, एग्जाम में एक चैप्टर वाइज टॉपिक भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम में फायदा देने वाली है। चलिए तो यहाँ समझते हैं कि हमने जब आपको ट्रायंगल बताया था ऊंचाई और दूरी का, तो वहां बहुत सारी चीजें समझाई थी, फिर से समझा दे रहे हैं हम आपको। हमने आपको शायद ये समझाया था कि जब त्रिभुज की साइड समझाई थी, एक बताया था कौन सा 30 60 90 का रेशो, और एक बताया था 45 45 45 का रेशो, ठीक है। ये मतलब और भी 3-4 रेशो होते हैं, लेकिन हमने आपको जो जनरली समझाया वो इतना तो याद रखो कि अगर ये 90 डिग्री और मान लो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री बचा, ठीक है। तो 45 डिग्री के सामने 1 का रेशो, 45 के सामने 1 का रेशो, तो 90 के सामने √2 का रेशो आता है, ठीक। उसी प्रकार से अगर ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 30 के सामने 1 का रेशो, 60 के सामने √3 का रेशो, √3 का रेशो,
रेशो और 90 के सामने 2 का रेशो होता है। ठीक है, अगर ये रेशो आपको याद है, मानकर चलिए हाइट एंड डिस्टेंस, बड़ा आसान हो जाएगा। अभी हम टॉपिक वाइज वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अगर हमने टॉपिक वाइज वीडियो बनाई तो हर चीज़ों का मतलब इतने अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको कि बिल्कुल भी मतलब तनिक सा भी आप नहीं भूल पाएंगे। समझ रहे हैं, कोशिश भी करेंगे तो नहीं भूल पाएंगे भाई, इतने शानदार तरीके से कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम, हमें सब पता है कि आपको यहाँ प्रॉब्लम जा सकती है, वहाँ प्रॉब्लम जा सकती है। कोई भी अगर नया बच्चा उसको यहाँ प्रॉब्लम जाएगी, जो एक्सपीरियंस बच्चा है जिसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई वो यहाँ मिस्टेक कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएं। तो यहाँ पर समझते 45 वाला। ठीक है, तो आपको जो याद रखना वो ये याद रखना है कि अगर 45 डिग्री, ठीक है 45 45 45 डायरेक्ट रेशो, कभी हम पूछेंगे ना रेशो बताओ हाइट एंड डिस्टेंस का, बार बार नहीं समझाएंगे, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं लेकिन हर बार समझा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है कि आपका रिवीजन होता है। 1:1:√2 ये होता है 45 45 90 का रेशो। जबकि अगर यही रेशो क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, 45 डिग्री और 90 डिग्री का रेशो कितना बना, और 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का रेशो कितना बना। ठीक है, 30 60 90 का रेशो बनता है 30 के सामने 1 का रेशो, 60 के सामने √3 का रेशो, 90 के सामने 2 का रेशो। जबकि 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और इसका √2। तो आई होप कि आपको ये सारे रेशो याद रहेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है, यकीन मानिए। चलते हैं तो सॉल्व कर इस क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन आपने क्या किया, जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वो बनाए। 50 मीटर ऊंचे टावर की छांव की लंबाई, तो 50 मीटर ऊंचा टावर है तो ऊंचाई के लिए हमने ये मान लिया कि ये 50 मीटर ऊंचा टावर है। सूरज यहाँ कहीं निकला होगा ना भाई, सूरज यहाँ कहीं निकला होगा, जिसके यहाँ से पड़ रही होगी इसकी छाएं। तो छाएं कैसे बनती है, छाएं तो नीचे से बनती है ना भाई, नीचे सभी को याद है ना भाई, छाएं नीचे से बनती है। ठीक है, तो इस छाएं की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो हमने इस छाएं की लंबाई तो हमने ऐसे बना दिया, एक ट्रायंगल ही बना दिया। ट्रायंगल बना दिया तो ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, और 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनना था वो आपको मिला था, तो 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना दिया हमने। ठीक है, अब जब ये 45 डिग्री है तो ये भी तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो सीख लो। 45 के सामने 1 का रेशो और ये भी 1 का रेशो, और देखिए जो 1 का रेशो और 1 का रेशो, तो ये 1 जब 50 के बराबर तो ये भी तो 1 50 के बराबर होगा। मान लो कल को ये पूछता कि परछाई के शीर्ष और व्यक्ति के शीर्ष या टावर के शीर्ष की लंबाई के बीच की दूरी कितनी है, तो ये वाला शीर्ष और ये वाले शीर्ष की दूरी पूछ रहा, मतलब इसका मान पूछ रहा √2 का मान, तो बोल देते 50 √2। सब चीजें बता सकते हो, जो भी पूछेगा वो सारी चीजें। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में ना जनरली बच्चे सॉल्व तो कर ही लेते हैं, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती है और कई लोगों से नहीं बन पाता। तो जिन लोगों से नहीं बन पाता या आपने किया होगा गलत हो गई कहाँ पर कैसा, तो उसको समझा देते हैं, बाकी तो कई मैक्सिमम लोगों से ये चीजें बन जाती है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले जैसा लिखा वैसा जमा देते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 3x + 1/2 ये दिया हुआ है, डायरेक्टली एलसीएम भी ले सकते रहे, कोई बात नहीं, हमने आपको लिखकर दिखा दिया। 5x + 2/3 बराबर में x - 1, जैसा बोला था वैसा। तो उसके बाद एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पर नीचे आ गया 6, ऊपर जाएगा 9x + 3 माइनस का 10x प्लस ये कितना है भाई 2 है, ये 2 है ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और बराबर में x - 1 हो जाएगा। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर फिर आपका क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर -4 होगा ना, क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, तो यहाँ पर होगा आपका -4, माइनस का 4 होगा। ठीक है, -4 और बराबर में कितना x - 1, ये हो गया है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, अब आपको सॉल्व करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 9x और -10x बचेगा माइनस का x, और इसके बाद 3 और माइनस का 4 बचेगा माइनस का 1, और ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ जाएगा 6x - 6, ये आपका आंसर है। ठीक है, आंसर कहाँ है अभी, x यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 7x, और यहाँ 6 ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 5। तो जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 5/7, क्यों। ठीक है, तो 5/7 आपका राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये बस समझ में। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद ही सॉल्व करें, फिर देखिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या चीज़ें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दें, जो आप प्रैक्टिकली हो जाए और इस क्वेश्चन से रूबरू हो जाए, और जो हम समझाने चाहेंगे और वो सारी चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, अभी आप मान लीजिए कि आपकी एज होगी 20 साल, 22 साल, 24 साल, जितनी साल भी है। ठीक है, आपकी एज 25 साल है और उनकी एज 23 साल है। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपकी एज 25 और उनकी एज 23 है, तो आप ये मानकर चलें कि आपके और उनकी एज में कितने का अंतर है, 2 साल का। अगर अभी आपके एज में अंतर 2 साल का है, तो चाहे आप कितने साल भी बड़े हो जाओ, क्योंकि आप बड़े होगे तो वो भी तो बड़े हो रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तो दोनों ही व्यक्ति बड़े होंगे, तो क्या चीज़ रहेगा इनमें, एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप सभी को। आप अगर 5 साल के हैं और मैं 10 साल का हूं, तो मान लीजिए मैं 20 साल का हूँगा, तो क्या आप 10 साल के हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। यही चीज़ें तो गलत हो जाती है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आज आप है 5 साल के और मैं हूँ 10 वर्ष का। क्लिक हो। बच्चे जल्दीबाजी में, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता भाई, जल्दीबाजी में गलतियाँ होती हैं, समझने में गलतियाँ हो जाती है। मैं कितने साल का था, 5 साल का, तो
तो आप कितने के थे? 10 साल के। मान लीजिए अगर मैं 20 साल का होऊंगा तो क्या आप 5 का 4 गुना हुआ तो 10 का 4 गुना 40 वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल गलत। अगर मैंने कहा कि मैं आज 5 साल का हूं तो आप हैं 10 साल के, तो कल को अगर मैं 20 साल का हूँगा तो क्या आप 40 साल के हो जाओगे? बिल्कुल गलत। ठीक है, क्यों गलत सर जी? क्योंकि जो एज का रहता है वो ऐसा रिलेशन नहीं चलता, एज में तो डिफरेंस मेन होता है ना। ठीक है, इससे देख के थोड़ी ना बता दोगे कि भाई 5 का 2 गुना है तो फिर ऐसा हो जाएगा, वो नहीं। एज का डिफरेंस हमेशा जो चीज़ रहेगा वो एज का डिफरेंस सेम रहेगा। जो एज का डिफरेंस है ना वो हमेशा सेम रहेगा, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो अगर मैं 5 साल का हूं तो आप 10 साल के हो, मतलब आप कितने बड़े हो मुझसे? 5 साल बड़े हो। तो कल को अगर मैं 20 साल का हूँगा तो आप हमेशा मुझसे 5 साल बड़े ही रहोगे ना, तो आप रहोगे 25 वर्ष के। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर मैं 5 साल का हूँ, और आप हो 9 कितने साल के? 9 साल के। तो अगर कल को मैं 23 साल का रहूंगा तो आप मुझसे कितने साल बड़े रहोगे? अगर अभी 4 साल बड़े हो तो फिर से 4 साल बड़े होगे, 27 साल के होगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई। यदि ये बात आपको क्लियर हुई इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, और यही चीज समझाने के लिए हमने आपको इतनी मेहनत करी। ठीक है, कि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, जितनी आज अपनी एज का डिफरेंस है वही 50 साल बाद भी एज का डिफरेंस रहेगा। तो बस यही क्वेश्चन को समझने के बाद और ये बात समझने के बाद अब ये समझिए कि राम और श्याम 2 व्यक्ति होंगे, तो यहाँ लिख देते हैं राम और यहाँ लिख देते हैं श्याम। राम क्या है? अभी 2 गुना है तो 2 गुना, और 1 साल। 10 वर्ष पूर्व कितने गुना था श्याम? राम 4 गुना था। राम जो था वो श्याम से 4 गुना था 10 वर्ष पूर्व। यहाँ पर लिख देते हैं 10 वर्ष, यहाँ लिख देते हैं 10 वर्ष का अंतर। ठीक है, ये हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि आज उनकी आयु का अंतर कितना साल है? 1 साल। और पहले 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अंतर 3 का रेशो। ये रेशो का कॉन्सेप्ट है ना। पहले जो उनकी आयु का अंतर था वो 3 का था और अब 1 का है। तो ये अंतर जो है, ये जो 3 है और ये जो 1 है, अलग अलग कैसे हो सकता है? अभी तो हमने आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी कि जो अंतर होता है वो तो सेम होना चाहिए। तो ये अंतर सेम होना चाहिए, उसके लिए मुझे इसमें करना पड़ेगा 3 का गुणा। अगर ऊपर 3 है तो नीचे भी मुझे 3 बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे 1 में करना पड़ेगा 3 का गुणा। तो इस 2 में भी 3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और 1 में 3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। अब आप मुझे बताइए और देखिए कि पहले वो 4 साल का था, अब वो 6 साल का हो गया। ठीक है, मतलब पहले 10 साल पहले वो हम मानकर चले, क्योंकि अब तो देखिए पहले भी 3 का अंतर था और अभी भी 3 का अंतर हमने बना दिया, यहाँ पे बना दिया ना। तो इसका मतलब जब 3 का गुणा करके 3 का अंतर बना दिया, इसका मतलब कि अब अंतर समान है, तो आप कंपेरिजन कर सकते हो। तो पहले व्यक्ति 4 साल का था, अब व्यक्ति 6 साल का है। पहले श्याम 1 साल का था, अब श्याम 3 साल का है। तो आप देखिए इन दोनों में अंतर भी 2 का और इन दोनों में भी अंतर 2 का है। तो इनडायरेक्टली आपको ये बात पता चल गई कि ये जो 10 साल है, 2 का अंतर है, वो कब 10 साल का बराबर आया। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जो 10 वर्ष है वो कितने रेशो के बराबर है? 2 रेशो के बराबर है। जो 10 वर्ष है वो 2 रेशो के बराबर है। आपको किसका निकालना है? राम का निकालना है, वो भी वर्तमान आयु निकालना है। वर्तमान आयु का रेशो कितना निकाल दिया था हमने? 6। ठीक है, राम का निकालना, वो भी वर्तमान निकालना और उसकी आयु का अनुपात आया था 6, तो 2 से इसको काट दिया 3 और फिर 30। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। 30 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो आप इसको सेकेंडों में कर पाएंगे, लेकिन जब वो बातें क्लियर हो रही हो तो अगर ना दिख पाए तो समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को बैक करिएगा, फिर से देखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आजकल जो पेपरों में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बहुत अपने आप में यूनिक होते जा रहे हैं। यूनिक का मतलब कि आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन दे रहा है, केवल वही क्वेश्चन दे रहा है जो आपसे आते थे या आ रहे हैं, बस उसी को इस तरह से ट्रांसलेट कर दे रहा है कि क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या आपको उसके फॉर्मूले याद है, क्या आपको उसकी बातें मालूम है, क्या आप उसके बेस पर कोई और नया क्वेश्चन बनेगा तो उसको फेस कर पाओगे। इस तरह से मतलब आपके माइंड को साथ खेला जा रहा है। तो अभी भी जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे कॉन्सेप्ट का पूछ लिया, सर्वांतर का पूछा, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए हम आपको ट्रेंड करते हैं हर एक कॉन्सेप्ट के बेस पर कि आप हर एक कॉन्सेप्ट सीख जाइए, हर एक तरीका सीखिए, फिर हम आपको वो लेवल भी पहुंचाते हैं कि जिस लेवल पे सेकेंडों में भी उत्तर आ सके। तो अभी आते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर बोलता है संख्याएं ये दे दिया है, पूरी संख्या दे दिया भाई, -16, -11, -6, -1, -4। अब बोलता है कि आपसे कि ये क्या है ना, ये ऑप्शन दे दिया कि ये क्या है। तो क्या एक एपी सीरीज नहीं, इनमें से क्या बताना है अपन को? सत्य बताना है कि असत्य? कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन ही दिया तो ऑप्शन ही देख के अपन बताते हैं कि क्या है ये। तो यहाँ पर पहले पढ़ते हैं, -4 सर्वांतर वाली एक एपी है। ठीक है, -4 सर्वांतर वाली एक एपी है। तो एपी कैसे पता चलता है? सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब होता है डी का मतलब बोल सकते हैं डिफरेंस। ऑलवेज जो डिफरेंस सर्वा अंतर, हमेशा अंतर समान हो। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर देखते हैं, तो अंतर डिफरेंस कैसे देखते हैं? डिफरेंस के लिए हम लिख देते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट
फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। आई होप जो हम बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो सेकेंड टर्म क्या था, माइनस का 11, फिर माइनस फर्स्ट टर्म तो माइनस का 16, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही होता है डी का फॉर्मूला। तो सेकेंड टर्म -11, फिर माइनस तो फॉर्मूले का था, फिर -16, तो ये हो जाएगा कितना, -11 और प्लस का 16, मतलब हो जाएगा 5, पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिफरेंस, या डी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 5 हो जाएगा, या फिर हम उसको हिंदी में बोल सकते हैं सर्वांतर। तो सर्वांतर कितना हो जाएगा, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा प्लस का 5। तो -4 सर्वांतर वाली एक सीरीज है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ठीक है, ये बात उसने गलत कर दी। ये बात -5 का भी नहीं है, 5 सर्वांतर वाली एक एपी सीरीज है, और एक एपी सीरीज नहीं है, ये भी गलत बोले, ये तो एपी सीरीज है। देखिए सब में -5 अरे सॉरी 5 5 5 करिए, -16 में 5 जोड़िए -11 आ जाएगा, -11 में 5 जोड़िए -6 आ जाएगा, -6 में 5 जोड़िए -1 आ जाएगा, -1 में 5 जोड़िए -4 आ जाएगा। यहाँ पे -4 इसने शायद गलत दिया, ठीक है, तो अपन तो इसको बोल सकते हैं कि एक एपी सीरीज नहीं है, क्योंकि -4 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव का 4 होना चाहिए, ठीक है। ये गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन में एरर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर यही सही होगा, वरना आप एपी सीरीज नहीं है भी क्लिक करते तो भी, लेकिन फिर ये विवाद में चला जाता, तो इसीलिए फिर ये होता कि -4, अगर वहाँ पर वैसे -4 है ना, -4 का मतलब, क्योंकि यहाँ पर -4 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना कि हमने क्या बोल रहे हो, क्या समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर इसने देखिए प्रिंट में -4, पेपर में जो प्रिंट है वो -4 है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर होना था +4, +4 होता तो क्लियरली समझ में आता है कि हाँ भाई इसका जो सर्वांतर है वो 5 का है, हालांकि यहाँ से समझ में आ ही जा रहा है, तो इसलिए उतना डाउट नहीं करना, इतनी थोड़ी बहुत एरर दे देता है तो आपको वो चीज़ें भी समझनी चलेगी, पहले से ही पेपर से तैयार रखना है कि हाँ भाई जो भी एरर देगा हम उसको समझ जाएँ, इतने काबिल हों कि हमको समझ में आए कि हाँ पेपर में ये एरर है। अब जबरदस्ती एरर मत निकाल देना, यहाँ पर एरर ही इसलिए एरर है। तो ये क्वेश्चन अगेन आपको बहुत सारी बातें समझाने के लिए वो करेगा, बहुत सारी बातें आपको इसमें समझाई जाएगी, तो समझते हैं। इसके लिए पहले हमें ये बता दें कि ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन हो जाएगा प्रायिकता का, ठीक है। आप इसको प्रायिकता में डाल सकते हैं, क्रमचय संचय में डाल सकते हैं, जिसमें डालना चाहे, वो भी तो एक पार्ट होता है प्रायिकता का ही, ठीक है। तो प्रायिकता में हमने बताया था एनपीआर, पहले हमने बताया था एनपीआर और एनसीआर, दो चीजें बताया। एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है एनपीआर का फॉर्मूला, ठीक है। और एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ये होता है, ठीक है। ये होता है एनसीआर का फॉर्मूला, हो गया ना। चलिए अब इसके बाद क्या याद रखें कि एनपीआर कब लगाया जाता है, एनसीआर कब लगाया जाता है, पीआर है ना, प्यार जो होता है वो कब लगाया जाएगा, एनपीआर, और एनसीआर ये कब लगाया जाएगा, वो भी। तो सीआर जो लगाया जाएगा वो सिलेक्शन की बात लगाई जाएगी, सिलेक्शन की बात हो, चुनने की बात हो, चुनाव की बात हो, ठीक है। और एनसीआर कब लगाएगा, जब सजाने की बात हो, अरेंज करने की बात हो, जब अरेंज करने की बात हो, सजाने की बात हो, ठीक है, तब एनपीआर लगाते हैं, और जब सिलेक्शन की बात हो तो उसमें क्या लगाते हैं, एनसीआर लगाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके भी अगर आपको पता है तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप इस क्वेश्चन को एनपीआर के फॉर्मूले से करके भी कर सकते हो, लेकिन भाई वहां पर आपको वो भी बता देते हैं एनपीआर देखिए 5 डिजिट है, तो एन का मतलब 5 संख्या है, जिसमें से आपको 4 संख्या लेकर सजानी है। तो आगे ना सजाने की बात की, एनपीआर कब लगाओगे, जब अरेंज करने की बात हो, सजाने की बात हो, तो इसमें अरेंज करना 4 डिजिट, ठीक है। तो एनपीआर, तो एन का मतलब हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस 4, इसका मतलब ऊपर फैक्टोरियल 5 और नीचे फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, जिसका मतलब होता है 120। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कई लोगों को डायरेक्टली याद होती है, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया बाय फॉर्मूला, बेसिक मेथड कब क्या लगाना है वो चीजें आपको समझाएगी। अब आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट मेथड की, क्या समझाना चाहते हैं हम। देखिए 5 डिजिट और 4 अंकों की संख्या बनानी है, 5 डिजिट है टोटल, 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो आप ये कह सकते हैं सर पहले ना मैं 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ, 5 भी लिख सकता हूँ, 9 भी लिख सकता हूँ। तो पहले जो आप है ना जितने भी डिजिट आपको दिए गए थे 5 के 5 डिजिट यूज कर सकते हो, तो वो 5 के 5 डिजिट पहले यूज हो सकते हैं। अब देखिए दूसरे वाले प्लेस पर चलते हैं, तो दूसरे वाले प्लेस पर सर 1 डिजिट तो यहाँ पर यूज हो चुका है, तो अब वो डिजिट तो यूज नहीं होगा, तो आपके पास कोई भी 4 डिजिट बचे, कोई भी आपके पास कितने डिजिट बचे, 4 डिजिट बचे हैं जिसका आप प्रयोग यहां कर सकते हो। तो वो हमने 4 लिख दिया कि 4 डिजिट बचे जिसका 1 का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके पास कितने डिजिट बचे, 3 डिजिट बचे, उनका यूज कर सकते हो, फिर से इनटू कर दो। अब आपके पास केवल 2 डिजिट बचे, 2 में से कोई भी एक डिजिट यहां यूज कर लो। तो फाइनली देखो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 120। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और मेनली हम इसी तरीका ज्यादा प्रेफर करेंगे आपको कि ये तरीका, लेकिन इसको समझना ज्यादा पड़ेगा और प्रैक्टिस ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा और क्लियर हो पाएगा। चलिए आई होप कि आप ये बात समझ पाए होंगे, ठीक है, कैसे किया हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब ये तो आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, या फिर यूँ बोल दो कि व्रत का मतलब आप इसको किसी में भी डाल सकते हो। ये मतलब एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आपको अगर इनकी चीज़ें ना थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी ज़्यादा अगर सीख लें तो बहुत अच्छी बात है। तो इनकी प्रॉपर्टी मतलब बहुत सारी देखेंगे, कोशिश करेंगे सेपरेट वीडियो बना पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो बोला है उस पर चलते हैं, और बहुत सारी बातें होती है जो सर्कल के बारे में अगर आपको याद है तो वो बहुत फ़ायदा करेगी, ठीक है। क्योंकि कई बार तो पेपर में स्टेटमेंट ही पूछ लेता है। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो जीवा समझिए। जीवा, हर एक बातों को ना समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहले हमने एक व्रत बना देना है, ठीक है। पहले हमको क्या कर देना है, व्रत बना देना है, ताकि आपको सारी बातें समझा पाए हम। अगर एक ये व्रत है, यदि एक व्रत है तो जीवा क्या होती है, पहले जीवा की डेफिनेशन सुने। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को जीवा कहते हैं। सभी चीज़ों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कई बार कल को पेपर में ना कंडीशन ही पूछ लेगा, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, जीवा कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि व्यास कहते हैं, जीवा कहते हैं, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो जीवा की परिभाषा हमने क्या बताई? परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा को जीवा कहते हैं। परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा को जीवा कहते हैं। ये सब की सब जीवा, ये सब की सब जो एकदम सिंपल स्ट्रेट लाइन गई है और सब की सब जीवा है, ठीक है। तो ये याद हो गया। दूसरी बात बता रहे हैं कि केंद्र से, ठीक है, सब चीजें बता रही, सेंटर से, जो सेंटर से है ना, ये केंद्र, व्रत का केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। व्रत के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। फिर और क्या आ जाएगा, ये हो गया। फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो सेंटर से एक सरल रेखा जाती है जो परिधि के दो बिंदुओं को टच करती है, जिसको त्रिज्या का दो गुना भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं व्यास, ठीक है। तो ये भी तो एक प्रकार की वो है ना, ठीक है। क्या है भाई, ये भी तो एक प्रकार की आपकी जीवा ही ना कहलाई, कि एक व्रत है उसके केंद्र से फिर ये गई त्रिज्या, ठीक है, और फिर इसको टच कर लिया, तो ये एक बिंदु को टच कर लिया, एक बिंदु को टच कर लिया, तो ये भी तो एक जीवा हो गई। क्योंकि जीवा के डेफिनेशन बताए थे, किन्हीं दो बिंदुओं को, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को टच करिए उसको जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो कॉर्ड है ये तो दो मतलब ये व्यास बोल सकते हो जो त्रिज्या का दो गुना होता है, और ये जीवा का भी काम कर रहा है। तो अभी जो बात कह रहा है, बोलता है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वो आप याद रखें। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है, बहुत बेसिक बेसिक बातें, तो आपको याद होना चाहिए। त्रिज्या किसको कहते हैं, व्यास किसको कहते हैं, कॉर्ड किसको कहते हैं, चाप किसको कहते हैं, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन को पढ़ें। इस क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। माध्यिका निकालना है। माध्यिका के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, ठीक है। अगर आपने माध्यिका की वीडियो नहीं देखी तो माध्यिका की एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है, वो देखिए। क्योंकि माध्यिका के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसमें भी आएंगे, रेलवे में भी आएंगे, ऐसे सभी में इंपॉर्टेंट है। तो माध्यिका की हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला होगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने लिंक डाले हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए माध्यिका होती क्या। सबसे पहले माध्यिका को आपने यही समझना, अरेंज करो। तो अरेंज करो, तो सबसे पहले अरेंज कर देते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिसमें भी, तो हम असेंडिंग में ही कर देते हैं, ठीक है। तो 4, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद कौन सा नंबर है यहाँ पर, 4, 8, फिर 12, ये तो लगता है 4 का पहाड़ी, नहीं नहीं, ठीक है। 16, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 21, और उसके बाद क्या आएगा 25, उसके बाद आएगा 28। ये आपने सारी संख्याओं को अरेंज कर दिया। फिर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या गिना 7, 7 गिना तो बीच में जो नंबर है वही माध्यिका हो गई। इतना आसान था क्वेश्चन, देख कर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, इतना आसान है। अब ये क्वेश्चन मीन का भी क्वेश्चन हमने सेपरेट वीडियो माध्यिक की भी हमने बनाई है, आप वो भी देख लेना, वो भी बहुत फायदा करेगी, ठीक है। मीन, मीडियन, मॉड, ये सभी चीजें ना, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सभी के हमने वीडियो बनाए हैं, पारस, परिसर, है ना। तो सभी वीडियो देखिए, बहुत फायदा करेगा। चलिए, तो यहां पर आते हैं इस क्वेश्चन पे। माध्य हमने क्या बताए थे, ये जो माध्य होता है ना, कुछ भी नहीं, एक एवरेज की तरह ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो माध्य रहेगा इसे एवरेज की तरह सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं। तो बस बोले इसका माध्य निकालिए, मतलब एवरेज की तरह सॉल्व करिए। तो एवरेज का मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। तो हम इन सब का योग करते हैं, तो ज्यादा हो तो माइंड में कर लीजिए, ना बने तो फिर अलग बात है, लेकिन आपसे माइंड में बन सकता है। 18 और 20 कितना हो जाएगा, 18 और 12 30 हो जाएगा, 30 20 50 हो गया, 50 के बाद ये 25 और ये मिलकर हो जाएगा 50। तो 50 कितना हो गया था, 30 20 50, और फिर ये 50 100 और 125, ये हो गया 125 जब जोड़ा तो। 1 2 3 4 5 6 आप खुद ही जोड़िएगा, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 6 कर देना। हमको कुछ गलत जोड़ दिया क्या हमने, ठीक है, शायद गलत जोड़ दिया लगता, ठीक है। फिर से जोड़ देते हैं, 18 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 के बाद कितना हो जाएगा, 30 और 20 50 हो जाएगा। 50 के बाद, अच्छा ये गलत जोड़ दिए थे, ठीक है। 50 के बाद कितना हो जाएगा, ये गलत जुड़ गया है ना। 50 के बाद फिर ये जब जोड़ दिए थे हमने, बोल दिए 50, ये 50 नहीं आएगा, कितना जाएगा भाई, 40 और 5 45, 45 के बाद 50 60 70, 70 और 5 120, 120 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा आपका
6 दूनी 12 20, तो 20 आपका राइट आंसर, मतलब औसत 20 हो जाएगा ना, ये गलत है, 125 गलत। तो ये सब जल्दीबाजी में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाएंगी, लेकिन वो करना नहीं आपको एग्जाम में, ठीक है, हमसे बस हो जाए चलेगा, आपसे नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, मतलब किसी से भी नहीं होनी चाहिए एग्जाम में अगर होना है तो, ठीक है। तो आपका 20 मार्क्स हो गया, आई होप कि आप समझ पाएंगे, ठीक है, 20 मार्क्स बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग और सारी चीज़ें आपको समझाएगा। हमने एपी की बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं और आगे भी कराते जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको समझना है, उसको अच्छे से देख लेना है कैसा क्या, पहले समझो, देखो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने पहले समझा दिया ना, तो बन रहा है कि नहीं बन रहा, और अगर नहीं समझो तो कोई बात नहीं, फिर से अगेन समझाएंगे। उस एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो जिसमें चौथा एवं नौवां पद क्रमशः इतने इतने हैं, ठीक है। पूरा 15 पद का योग बोल रहा है और चौथा और नौवां पद दे दिया है। अगर आप मतलब ऐसे अरेंज कर सकते हैं और अपने दिमाग से समझ सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ सकते तो फिर आपको पद निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो ये निकाल देते हैं 15 पद, हमने पहले भी समझाया ना, 15 पद का मतलब बोलते हैं चौथा पद। चौथे पद का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हम बता दें nवें पद का फॉर्मूला, ताकि आप समझ पाए। nवें पद का जो फॉर्मूला होता है, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है nवें पद का फॉर्मूला, a प्लस n-1d। तो अब यहाँ पर बोलते हैं जिसका चौथा पद क्या बोलता है, माइनस का 15 है, तो ये हम लिख दें माइनस का 15, चौथा पद है a प्लस 4 में से अगर 1 कम हो जाएगा तो 3d हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिख देते हैं क्या भाई, माइनस का 30, ये कौन सा पद है, -30, नौवां पद, मतलब a प्लस 8d की वैल्यू है। धीरे धीरे आप एक्सपर्ट होते जाए, फिर बातों को समझने लगे, ओरली करने लगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब इसके सिंबल को चेंज करते तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों आपस में घट जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 15 और बराबर में a तो कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा माइनस का 5d, तो जो d आएगा वो कितना जाएगा, d आ जाएगा माइनस का 3। ये आपने d निकाले, मतलब बहुत सारे तरीके, ऐसा नहीं कि हम जो करें वही होंगे, लेकिन हम आपको आसान से आसान बता देते हैं, ठीक है। माइनस का 3 आ गया, d की वैल्यू आ गई माइनस का 3। फिर इसके बाद अप्रोच लगाएंगे, कैसी अप्रोच लगाएंगे वो देखते हैं। अब d तो आपने निकाल दिया माइनस का 3 ना, d आपने निकाल दिया माइनस का 3, d जब आपने माइनस का 3 निकाल दिया तो आपको पता है कि चौथा पद कितना है, जिसके चौथा पद कितना भाई, चौथा पद है माइनस का 15, ठीक है। चौथा पद माइनस का 15 है, तो आप ये देखें कि पहला पद और लास्ट पद, क्यों, क्योंकि हमें ना SN का फॉर्मूला, देखिए सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ AP सीरीज का फॉर्मूला होता है SN बराबर में n/2 a प्लस l। बहुत सारी चीजें भाई, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पद प्लस अंतिम पद, n का मतलब जितने भी नंबर होंगे वो, a का मतलब पहला पद, l का मतलब लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको चाहिए पहला नंबर और लास्ट नंबर। तो पहला नंबर पहले बताइए, चौथा पद क्या था, चौथा 1 2 3 4, चौथा पद आपको बोल के रखा है माइनस का 15 है, चौथा पद आपको बोल के रखा है माइनस का 15, और सर्वांतर जो हमने d निकाला था वो कितना निकाला था, माइनस का 3 हमने d भी निकाल दिया था, ये भी हमको याद है। तो अब इसका मतलब यहाँ पर होगा -12, यहाँ पर होगा माइनस का 9, यहाँ पर होगा माइनस का 6, जो पहला पद होगा वो माइनस का 6 होगा। फिर इसी प्रकार से अगर पहला पद माइनस का 6 है तो अब मुझे क्या चाहिए, 15वां पद, क्योंकि 15 पद का टर्म चाहिए, तो पहला पद मुझे पता चल गया माइनस का 6। अब 15वें नंबर पर जाना, 15वें नंबर पर है ना, पहला नंबर है -6, फिर आएगा माइनस का 9, मतलब फिर माइनस का 12, ऐसे कर माइनस का 15, माइनस का 18, ऐसा आएगा। तो अब माइनस का 6 और मुझे 15वें पे जाना है, मतलब 14 तिया 42, तो 6 में 42 जोड़ देंगे तो 48, तो लास्ट पद होगा माइनस का 48। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये एक पद तो नहीं दिए, फिर इसीलिए 15 जाना, तो 3 का अंतर था, तो 14, ये जो 3 का अंतर था 14 देख लिया, इसके बाद 14 टर्म कितने आएंगे, तो माइनस कितना जाएगा भाई, 14 तिया 42 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 जोड़ दें तो माइनस 48, 15 पद हो जाएगा। आप चाहें तो फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हैं, ठीक है। माइनस 48 आ गया, जब ये नंबर आपके पास आ गया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल गया, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, SN बराबर में n/2 ब्रैकेट में a प्लस l का फॉर्मूला लगा देना है। n का मतलब कितने टर्म थे, 15 टर्म थे, डिवाइडेड बाई 2, a कितना है भाई, a है -6, l कितना है माइनस का 48 है, सॉल्व किया तो कितना आया 15/2, माइनस 48 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 50 54 हो जाएगा, माइनस का 54 हो जाएगा, माइनस का 54 2 से काट दिया, माइनस का कितना जाएगा 27 जाएगा, ठीक है। अब जब माइनस का 27 आ गया, फिर माइनस 27 का गुणा कर दिया, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ऊपर बच गया कितना भाई, ऊपर आपका बच गया 15 इंटू माइनस का 27 हो गया, माइनस का 27, अब देखिए इसमें हो गया ना -27, अब क्या जाएगा आपका, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका -405 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो अब आते हैं विविधकर भी फॉर्मूला हमने आपको सिखाया। विविधकर का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं भाई, विविधकर का फॉर्मूला d से डिनोट करते हैं विविधकर को,
विविधकर को किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखते हैं 4ac और यही समीकरण की तुलना कर देते हैं। तो b का मतलब कितना हो गया, माइनस का 13 का स्क्वायर बोला है, माइनस 4 का मतलब 4, a का मतलब 48 और c का मतलब माइनस का 1। फटाफट सॉल्व कर देना है। माइनस का 13 का मतलब 169 और फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ना, ये माइनस का इंटू माइनस होगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, 48 का 4 से गुणा करेंगे तो 192 आपका आंसर, मतलब आंसर नहीं 192 आएगा। ठीक है, फिर आप इसको जब जोड़ेंगे तो आप जोड़ते समय ना कलाकारी करना, क्या होशियारी दिखाना भाई कि लास्ट में 2 है और लास्ट में 9 है, तो 9 और 2 कितना होगा 11, 11 का मतलब लास्ट में 1 आएगा, इसमें और इसमें दोनों में 1 है। अब आपको पता है पॉजिटिव में आंसर, तो यही क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो अब हमने जोड़ा क्या, नहीं जोड़ा पूरा, बस हमने देखा लास्ट का यूनिट प्लेस 9 में 2 जोड़ो 11 हो जाएगा, 11 का मतलब 1 आएगा और 1 तो दोनों ऑप्शन में था, लेकिन जब हमें एग्जामिनर ने हेल्प दिया, एक नेगेटिव में था एक पॉजिटिव में था, पॉजिटिव वाला आंसर है, क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। एग्जामिनर ना बहुत सारी आपको मदद देता है, लेकिन आप वो मदद लेते नहीं हो या फिर आपको मालूम नहीं रहता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 361 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको तो केवल कुछ भी नहीं करना, मतलब अगर आपने पहले से सीखा, पहले से प्रैक्टिस किया, पहले से आपको टीचर्स ने बताया, फिर आपके नोट्स में है और नहीं है तो आप अभी बना लीजिएगा ना, अभी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको नई वीडियो आती जाएगी, फिर आप पुरानी वीडियो को ना कम ज़्यादा मतलब एग्जाम के ही टाइम देख पाएंगे, फिर ऐसे नहीं देखने मिल पाएगा, क्योंकि आप आगे बढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए याद रखें, जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, वो सभी चीज़ें याद रखें, बहुत फायदा होगा। डायरेक्टली आप इसका इन्वर्स कर दो तो हो जाएगा, जैसे ना यहाँ पर दिया है 9, सिंबल चेंज नहीं करना। ठीक है, सिंबल चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। इसका व्युत्क्रम बोलता है मूल के व्युत्क्रम, क्या बोल रहा है, वह समीकरण जिसके मूल इस समीकरण के व्युत्क्रम हो, मूल व्युत्क्रम हो मतलब रूट्स व्युत्क्रम हो, और व्युत्क्रम हो तो इस समीकरण को पलट दो। ठीक है, सेम जैसा भी लिखा है वैसा कर दो, जैसे ये है ना, केवल अच्छा जो नंबर्स हैं वो बदलो, यहाँ पर कर दो 1। ठीक है, जो नंबर पहले यहाँ पर कितना था 1, तो लास्ट से चालू कर दो 1, 6 और 9, जैसा नंबर था वैसा बदल दो। उसके बाद जो भी सिंबल था वो लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, माइनस सिंबल जैसा था वैसे का वैसा बराबर में 0। कुछ भी भाई जो भी समीकरण दिया उसको व्युत्क्रम जब भी बोलेगा तो उसको बदल दो, हो गया। अब क्यों बदल दो वो बता देते हैं। देखिए, हम आपको सबके लिए तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि एग्जाम में जो सबसे बेस्ट हो वो कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट, चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, जब भी ऐसा बोला, क्या बोला पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वह समीकरण जिसके मूल इस समीकरण के मूल के व्युत्क्रम हो। जब भी ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आया, आपको बहुत सारे पेपरों में देखने को मिलेगा, इसलिए हम आपको कॉन्सेप्ट तैयार करा दे रहे हैं, फिर समझा देंगे, फिर सारी चीज़ें, मतलब आप निश्चिंत रहे, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, समीकरण इतने के मूल के व्युत्क्रम होंगे, तो जैसे ही बोले व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, तो उल्टा होगा तो आप इसी का उल्टा कर दीजिए, समीकरण का ही उल्टा कर दीजिए। कैसा उल्टा कर दीजिए वो देखो, ये भी जो भी नंबर लिखा ना 9, 6, 1, इसको पलट देना है और कुछ भी नहीं करें। कैसे पलट देंगे वो देखो, हम पहले जैसा लिखा वैसा 9 आप लास्ट लिखना चालू कर दो। ठीक है, 1 लिख दो, फिर 6 लिख दो, फिर 9 लिख दो, फिर जो सिंबल था जैसा था वैसा ही का वैसा लिख दो। एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, एक्स और प्लस था और बराबर में 0। ये हो गया व्युत्क्रम का समीकरण, ये हो गया व्युत्क्रम का समीकरण। कल को अगर ये बोल दे कि 8, ठीक है, एक और क्वेश्चन बना दे रहे ताकि आप समझ पाए, लिख देगा क्वेश्चन क्या लिखा होगा, 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 7 बराबर में 0। शायद इस तरह का क्वेश्चन हमने बता दिया कि इस तरह का 0 होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, लिख देना है 7 फिर 3 फिर 8। ठीक है, लिख देना है, फिर एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 3x और फिर माइनस कितना हो जाएगा बराबर में 0। ये हो गया, क्योंकि सब चीज़ लिख दिया। पहले नंबर्स को बस पलटना और कुछ नहीं, नंबर को उल्टा कर देना, हो गया। बस समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ऐसा क्यों करते हैं वो समझा देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं वो समझाते, हो गया ना, समझ में आ गया ये वाले बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, हमने बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे, डायरेक्टली पलट दिए तो यहाँ पर लास्ट में 1 है, तो पहले देखो 1 कहाँ पर, इसी में क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। हालांकि नन ऑफ दीज भी, तो 1 फिर उसके बाद आएगा माइनस के, फिर उसके बाद प्लस का 9, फटाक से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को केवल देख कर ही आंसर दोगे, मतलब एक सेकंड में आप उत्तर दोगे, लेकिन उसके लिए आपने 5-5, 10-10 मिनट भी तो दिए हैं मेहनत करने के लिए, आपको याद करने के लिए। ये सारी चीजें फायदे देती है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया। अब कैसे आया वो समझाने के लिए हम आपको नया, इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा अच्छा जगह चाहिए होगी ताकि आपको अच्छे से सेपरेट समझ में आए। ठीक है, तो मान लीजिए अब हम ना पूरा अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझना, तैयार हो जाओ। तो क्या करना है आपको, मान लीजिए कि आपके पास समीकरण दे दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको समीकरण दे दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये समीकरण दे दिया है। ठीक है, अब आपसे अगर ये पूछा जाता है कि सम ऑफ रूट्स बताओ, तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी अपॉन ए। ये आपने निकाल दिया, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी अपॉन ए। मूलों का मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। दोनों फॉर्मूला आपको याद है ना, मूलों का गुणनफल कितना होता है,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, मूलों का सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, दोनों होता है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर मूलों का योग आपको पता चल गया, मूलों का गुणनफल आपको पता चल गया। अब आपको क्या चाहिए, इनका व्युत्क्रम करना है, ये होता है ना। अब इनका व्युत्क्रम करना, व्युत्क्रम का मतलब अब आपको निकालना 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा के बीच रिलेशन है ना। अब आपको मूल जो बनाना है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का बनाना है, ठीक है। इसके रूट्स होते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं, पहले तो इसके रूट्स बताऊं। इसके रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, इसके रूट्स हमने मान लिया अल्फा और बीटा थे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको याद है माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम है आपको सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब वही चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें हो गई ना क्लियर। अब इसके बाद ये चीज़ें हो गई। अब हम आपको ये कहना चाहते हैं कि पहले वाले समीकरण के रूट तो अल्फा और बीटा है। अब जो समीकरण बनाना है वो अल्फा और 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा से बनाना है। पहले तो आप ये याद रखें कि कभी भी अगर आपको दो रूट दे दे, है ना, कल को यही क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, बोलेगा वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है ना। क्या बोल दिया, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। ऐसे समीकरण बनाने के लिए आप इसका समीकरण क्या बनाते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, यही बनाते हैं ना। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब अल्फा और बीटा दो रूट्स दिया रहता है, बोलता है इसका समीकरण बनाओ या वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं, अब बोला है भाई अब हमको बनाना है जो रूट्स ना, वो किसका समीकरण बनाना है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, क्योंकि व्युत्क्रम करने को बोल दिया, उल्टा करने को बोल दिया। तो इस पहले रूट्स ये थे, अब उसका उल्टा करने को बोला तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो गया। इसका अगर समीकरण बनाने को बोला तो कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स और प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0। समझ रहे, रूट्स क्लियर हुआ कि कैसे क्या करना चाहते हो। कुछ भी नहीं भाई, सेम वैसे ही है कि 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का आपको समीकरण चाहिए था। आपने समीकरण क्या बना दिया, समीकरण बना दिया एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं है ना, क्या है, माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0। यह आपका हो गया समीकरण, अच्छा समीकरण है ना, ये हो गया समीकरण। अब यहाँ पर आते हैं, आपने पिछली वीडियो में क्या देखा रहा भाई, मतलब प्रीवियस देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो ठीक है, बैक करके कहाँ से आया। तो आपको मालूम है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, आपके सामने आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे जाएगा अल्फा इंटू बीटा और एक्स, ठीक है। अब ये बेसिक समझा रहे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक ही बार समझिए, हर बार थोड़ी ना बताएंगे इतना ज़्यादा, ठीक है। तो हर वीडियो में मतलब इतना बता दें, क्योंकि ये नया क्वेश्चन आ गया तो नए क्वेश्चन में ये समझा दे ताकि नेक्स्ट वीडियो में आए तो आपको बता पाए। अल्फा इंटू बीटा और 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर में 0, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत हेल्प होगी ना। एक्स स्क्वायर फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान तो आपने पिछले निकाला था ना, कितना आया था अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आ गया, ठीक है। एक्स हो गया प्लस हो गया 1 अपॉन सी अपॉन ए हो गया बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब ये ए से ये कट गया तो बचा क्या हमारे सामने, उस पर चलते हैं, ठीक है। देखते जाएगा, ना समझ में आए बैक करके देख लेना, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे सामने एक्स स्क्वायर और फिर प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, पलट जाएगा ना, वो उल्टा हो जाएगा तो वो हो जाएगा फिर 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जब इसको आप अच्छे से सजाएंगे तो जाएगा एलसीएम लेकर सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या जमेगा भाई, क्या जम जाएगा आपका सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए इज इक्वल टू 0, प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये समीकरण आपका बन गया। तो आप देखिए जो लास्ट में था सी वो पहले आ गया और जो बी तो बीच में बीच रहता ए, मतलब आगे और पीछे के टर्म बस चेंज हो जाते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। देखिए इतनी मेहनत आपने करी क्यों, उतने से क्वेश्चन में, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो वो आपको पहले से याद होगी। तो हमने क्या समझाया कि कोई रूट्स अगर आपको दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है और बोल रहा है कि इसके रूट्स चेंज हो गए, मतलब व्युत्क्रम हो गए, ये रहा अल्फा और बीटा के रूट्स, अल्फा और बीटा के रूट्स। अब ये बोलता है व्युत्क्रम कर दो, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा कर दो, तो आपको याद रहेगा व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर दो, तो सी एक्स स्क्वायर है ना, सी क्या हो जाएगा भाई, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके व्युत्क्रम के रूट्स हो जाएंगे और ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला। तो आपने क्या किया, केवल सी और बी ए ही तो बदलता है, बाकी सब तो सेम रहता है। तो बस पेपर में देखना सी और ए कहाँ चेंज हुआ, बी का बी सेम रहना चाहिए, वही कर देना फटाक से। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, हमारी पूरी मेहनत सार्थक गई हो। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमने प्रीवियस वीडियो में इसका भी चीज़ें बताया। अब ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जब x1 y1 एक बिंदु और x2 y2 दो बिंदु दे दें, मतलब पहली बिंदु ये दूसरी बिंदु ये, ठीक है, दो बिंदु दे दें, मतलब एक बिंदु ये एक बिंदु ये। प्रीवियस समझाया फिर भी समझा रहे कि ताकि अगर आप नए हैं तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आए, लेकिन आप शुरू से अगर देख रहे हो तो बहुत फायदा होने वाला। आप तो खुद ही देख कर ही सॉल्व कर लेंगे, मतलब पॉज करेंगे वीडियो को, फिर खुद ही सॉल्व कर लेंगे, माइंड में सॉल्व कर लेंगे और आंसर बता देंगे। लेकिन बातों को समझे, इस बिंदु का नाम P रख देते हैं, इस बिंदु का नाम Q रख देते हैं, इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या होगा, इन बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है P से Q तक का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी निकालने का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या याद रखा आपने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपको याद रहेगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत मदद होने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। x2 का मतलब दूसरा वाला 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस फिर 7 माइनस 12 का होल स्क्वायर। ये हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, केवल घटाना और स्क्वायर कर देना, वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और बहुत जल्दी कर पाएंगे। 9 में से 10 गया माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 में से वो 12 गया तो माइनस 5 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 और 1 26, 26 मतलब √26 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये भी इतने आसान क्वेश्चन है, पहले हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ तो सब सेम दे दिया, मतलब एक प्रॉपर्टी दे दिया। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो बस वही चीजें तो यहाँ पर दे दिया है। देखिए क्या दिया, ये भी देखिए थीटा है मतलब 77 डिग्री, ये भी 77 डिग्री और साइन और कॉस है तो इसका मान 1 हो गया। क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। कल को मान लो 23 मतलब दोनों सेम सेम हो ना, तो आप बोल सकते हैं कि क्या है भाई, इनका मान 1 है, मतलब दोनों थीटा की उसी प्रॉपर्टी पर है, तो 1 आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये 1 आपका राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पे हमने बहुत बार समझाया, हर बार वीडियो में समझाते हैं, ठीक है, इस बार फिर समझा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करें आप पहले ही से याद रखें तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, साइन, जैसे अगर हमने बोला साइन 23 डिग्री जो है ना वो कितने के बराबर होगा, साइन और साइन नहीं कॉस है ना, साइन 23 डिग्री। क्योंकि क्यों होता है ऐसा बहुत समझ लो पहले, कि साइन थीटा बराबर में कॉस 90 माइनस थीटा, इस वाली प्रॉपर्टी से ना, साइन थीटा बराबर में कॉस 90 माइनस थीटा, इस प्रॉपर्टी से आप ये याद रखें कि साइन 23 मान लो 20 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉस 70 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ये समझो कि अगर ये दोनों का सम योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो आप देखिए इन क्वेश्चन में 63 और ये 27, इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, दोनों बराबर है तो कट गए। ये दोनों भी आपस में बराबर है तो कट गए। सेक और कॉसिक भी आपस में बराबर है तो कट गए। ठीक है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका 1 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर वीडियो जरूर देखिए क्योंकि हर वीडियो में ना हमने कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं, और हर एक क्वेश्चन, कई क्वेश्चन में नहीं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक ही वीडियो में आए हैं ना, मतलब एक ही पेपर में आए हैं तो उसमें फिर पूरी डिटेल्स बताएं। मतलब मैक्सिमम हर चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश करें और हर एक कॉन्सेप्ट तैयार कराने की कोशिश करें। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। उसने बोला ए समनिष्ठ बी, तो हमने आपको बताया था कि एक होता है ए यूनियन बी और एक होता है ए समनिष्ठ बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल, जितने भी आंकड़े हैं सब ले लो। इसका मतलब होता है दोनों में कॉमन ले लो। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी है सब ले लो। इसका मतलब होता है दोनों में कॉमन है जो वो ले लो। ठीक है, तो अगर ए यूनियन बी बोला होता, ए यूनियन बी का आंसर बता रहे हैं पहले, अगर ए यूनियन बी बोला होता कि दोनों ले लो तो फिर आप क्या लेते, दोनों, पहले आपका ए का पूरे आंकड़े ये है और बी के आंकड़े पूरे ये है, तो ए और बी जब बोला होता तो आप इन दोनों में क्या लेते भाई, इन दोनों में देखते कि 5 ले लेते, 10 ले लेते, 15 ले लेते, 20 ले लेते, और एक ही बार लेना। मान लो दोनों में है ना तो दो बार मत लेना, 5 10 15 20। उसके बाद फिर क्या है, इसमें कुछ नया है क्या, इसमें भी सारे नए हैं, तो 25 30 35 40, 25 30 35 40 पूरा ले लो, मतलब पूरा दोनों ले लो क्योंकि दोनों में वो है, दोनों अलग अलग है तो पूरे के पूरे ले लिए। अब ए कॉमन बी है ना, ए कॉमन बी हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है ना, तो कॉमन क्या है, तो दोनों में कोई कॉमन है क्या, इसमें और इनमें दोनों में कोई कॉमन है, नहीं है, तो अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 5 ले लेते, इसको बोलते हैं जो नहीं होता है तो उस समय अपन ले लेते हैं 5। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर कि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम 5 सिंबल का यूज करते हैं कि दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है। तो देख लीजिए आंसर भी आपका 5 ही बिल्कुल सही है कि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कल को अगर ए बराबर में √1 2 3 5 दिया होता और बी बराबर में 5 7 5 3 8 दिया होता, ठीक है 3 8 दिया होता, तो अब इसमें ए
यूनियन बी का मतलब हो जाता, क्या क्या आ जाता उस टेबल में, 1 आ जाता, फिर 2 आ जाता, फिर 3 आ जाता, फिर 5 आ जाता, फिर 7 आ जाता, फिर 8 आ जाता ए यूनियन बी में। और अगर एक कॉमन भी पूछा होता, दोनों कॉमन पूछा होता, तो कॉमन क्या है भाई, दोनों में, बातों को समझते चले, दोनों में कॉमन है 5 और ये 3, दोनों में कॉमन है ना, ये 3 और 5 दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाता 5 और 3। तो आई होप कि आप इन बातों को भी समझ पाए होंगे कि ए यूनियन बी, ए कॉमन बी क्या होगा, वो सारी चीजें। और जब कुछ भी कॉमन ना रहे तो आप उसको उत्तर देते 5। हमने देखा जेल पहरी में तो मैक्सिमम इसी 5 को पूछा गया, और आगे जितने भी पेपर है, रेलवे, एनटीपीसी, ये जो जिसमें भी आएगा, मैथ्स तो सेम ही रहेगी ना, और जितने भी कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहे कि सर जेल पहरी का बता रहे हैं, हमारे इसमें आप काम आएगा कि इसमें नहीं आएगा, बिल्कुल सब पेपर में काम आने वाला है, इतना निश्चिंत मान के। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। बोला है 200 लोग के एक समूह में 140 लोग हिंदी बोल सकते हैं और 100 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। सभी लोग दो भाषाओं में से कम एक भाषा बोलते हैं। कितने लोग दोनों भाषाओं में बात कर सकते हैं? इतने आसान आसान क्वेश्चन है, बस बातों को समझना है, फिर सारी चीज़ें आपसे बनेगी। सबसे पहले तो हमने आपको ये सिखाया था कि कैसे अगर आपको जब भी एक ऐसा सर्कल बनाते हैं तो बीच वाला कैसे निकालते हैं। पहले आप इन दोनों को जोड़ दें। क्यों जोड़ दें वो सब प्रीवियस वीडियो में बताए हैं ना, हर चीज़ हम आपको कवर करा देते हैं। तो दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 240। 240 को 200 से घटा दिया 40। 40 लोग हैं जो कॉमन होंगे, ठीक है, 40 लोग हैं जो कॉमन होंगे और 140 लोग क्या बोलते हैं, हिंदी। कॉमन वाला कैसे निकाला, ठीक गया ना। पहले आपने जितने भी अलग अलग दिए थे इनको जोड़ा और टोटल लोगों से माइनस कर दिया, 20 के लोग आ गए, ठीक है। 100 और 140 क्यों जोड़ा, वो प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, कहीं ना कहीं जरूर हम कवर करते हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश ये हो गया। फिर अब 40 लोग जब कॉमन हो गए और 100 लोग, ये जो अंग्रेजी 100 लोग बोलते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि केवल अंग्रेजी बोलते, इनमें से कई लोग ऐसे थे जो हिंदी भी तो बोल रहे थे, तो इसीलिए हमने 40 लोग ऐसे थे जो दोनों बोल रहे थे, तो 40 लोग ऐसे जो हिंदी भी बोले, तो केवल और केवल अंग्रेजी बोलने वाले 60 बचे। केवल और केवल अंग्रेजी बोलने वाले 100 में से 40 घटा दिए 60 बचे। केवल और केवल हिंदी बोलने वाले 140 में से 40 घटा दिए 100 बचे। अब ये 100 को क्या बोलना, केवल हिंदी बोलने वाले, 60 को क्या बोलना, केवल इंग्लिश बोलने वाले, और 40 क्या, दोनों बोलने वाले। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा वो निकाल दो। तो कितने लोग दोनों भाषाओं में बात कर सकते हैं, 40। ये तो आपसे पहले ही बन जाता, इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कभी केवल पूछ लेता, कुछ पूछ लेता, तो उसके लिए हमने आपको बता दिया कि हिंदी बोलने वाले, अंग्रेजी, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं इसमें, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसलिए आप इस सबको समझो, ठीक है। क्योंकि दोनों भाषाओं में बोला कि दोनों भाषाओं में बात कितने लोग करते, तब तो आपने इन दोनों को जोड़ा और घटा दिए, इससे 40 आ गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। अब जो हमने आपको वेन आरेख बनाया था, इसका फायदा ना, ये देख लीजिए 40 है कि नहीं है, 40 बिल्कुल सही आंसर है आपका, है ना, 40 बिल्कुल सही आंसर है। अब जो हमने आपको बताया था वो कैसे फायदा करेगा वो समझो। मान लो यहाँ 40 आ गया था, यहाँ पर 100 आ गया था, यहाँ पर कितना आ गया था, 60 आ गया था, ठीक है, और यहाँ पर अंग्रेजी था, यहाँ पर हिंदी था, यहाँ पर 140 था, और यहाँ पर कितना था, 100, ऐसा जमाए थे। अब देखो इसमें क्वेश्चन, नए क्वेश्चन जो हम तैयार करें वो कैसे बनेंगे। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, दोनों भाषाओं में बोलने वाले 40, तो वो तो आपको पता है। केवल हिंदी बोलने वाले को आंसर बोलो 100, केवल अंग्रेजी बोलने वाले 60। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक भाषा बोलते हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो दोनों को जोड़ दिए 160, ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं जो क्या बताते हैं इसमें, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक, ऐसा बोल देंगे ना, ऐसा बोल सकते हैं, केवल एक ही भाषा बोलने वाले व्यक्तियों में कौन व्यक्ति, किस क्षेत्र में ज्यादा व्यक्ति हैं और कितने। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को, क्या बोला हमने कि एक ही क्षेत्र, एक ही भाषा बोलने वाले वर्ग में कौन या किस वर्ग में व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है और कितनी, ठीक है। तो अंग्रेजी और हिंदी दो वर्ग थे, तो ज्यादा बोलने वाले 100 है, और कितनी, तो कितनी भाई 60 से कितनी ज्यादा बोल रहे हैं, ये लोग 60 बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोलने वाले 60 है और ये 100 बोल रहे हैं, तो कितनी ज्यादा बोल रहे हैं, 40 ज्यादा बोल रहे हैं। तो इस तरह के भी अगर नए नए क्वेश्चन बनेंगे तो आप सभी से बनना चाहिए, ये सारी चीजें आपसे बननी चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन पे बोलता है F5 और F10 का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको दे दिया Fx बराबर में, ये क्या दिया भाई, 1/1 x क्यूब दिया हुआ है, और बोलता है f अपॉन, मतलब जो है ना fx, जहां पर भी fx है वहां पर अपन को ये रखना है। तो ऊपर रखना है 1/5 का क्यूब, नीचे रखना है 1/10 का क्यूब, क्योंकि ऊपर 5 के रिस्पेक्ट में निकालना था, नीचे 10 के रिस्पेक्ट में निकालना था। अब उसके बाद सॉल्व करना है। इसके बाद कैसे सॉल्व होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। 1/5 का क्यूब का मतलब तो ये रहेगा 1/5 का क्यूब। 1/10 का जो क्यूब है ना वो पलट कर हो जाएगा ओनली 10 का क्यूब, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/5 का क्यूब और 10 का क्यूब मतलब 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ठीक है। 5 के क्यूब से 5 का क्यूब कट गया तो 2 का क्यूब बचा। 2 का क्यूब अगर ऑप्शन में होता तो वो क्लिक करते, उसकी वैल्यू है 8, तो 8 क्लिक कर दिए। 2 की क्यूब का मतलब 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो आपने 8 को आंसर दे दिया और सही हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या, देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ाने वाला है। यहाँ पर समझते हैं कैसा चीजें कि
डोमेन, क्वेश्चन की पूछा डोमेन। डोमेन का मतलब होता है एक्स का मान। आप ये याद रख सकते हैं कि एक्स का मान निकाल रहे हैं हम, एक प्रकार से निकाल रहे हैं एक्स का मान। डोमेन का मतलब एक्स का मान, लेकिन एक्स का मान किसके लिए? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, पहले तो आप इसके पहले रेंज की एक वीडियो देख सकते हैं, मतलब इसके बाद देखने के बाद आप रेंज देख लेना, परिसर की वीडियो देख लेना, परास की देख लेना। हर वीडियो जो भी बनाई गई है वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परिसर एक होता है मैक्सिमम मान, मिनिमम मान। हमने एक मैक्सिमम मान और मिनिमम मान की वैल्यू बनाई है ना कि कैसे रहेगा, तो मैक्सिमम मान और मिनिमम मान वहां से निकाल सकते हो आप। लेकिन ये जो डोमेन होता है, डोमेन ये होता है कि मैं ऐसा एक्स का मान क्या रखूं, एक्स का मान मैं क्या रखूं कि मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, और एक्स का मान मैं ऐसा क्या रखूं कि मिनिमम वैल्यू आ जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो एक्स का मान है वो डोमेन का काम कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए डोमेन क्या होगा और मिनिमम वैल्यू के लिए डोमेन क्या होगा? ये होता है डोमेन, ये होता है डोमेन। एक्स का मान मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए, फिर एक्स का मान रखने पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है। लेकिन डोमेन क्या होता है? एक्स के मान होते हैं। डोमेन का मतलब होता है एक्स का मान। तो यहां पर आना हमें √x-3, तो मैं x का मान क्या रखूं भाई? x का मान रख लेता हूं √x-3। मैं x का मान रख लेता हूं एक बार 3, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 0, जिसका मतलब हो जाएगा 0, आंसर 0 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया? मिनिमम मान इसका हो गया 0, मिनिमम मान हो गया 0, मिनिमम मान 0 हो गया। मिनिमम मान 0 हुआ, लेकिन मैंने बोला एक्स का मान मैंने क्या रखा? तो एक्स का मान मैंने 3 रखा। एक्स का मान जब मैंने 3 रखा तब इसका आंसर आया 0। 0 का मतलब मिनिमम मान हो गया 0। अब एक्स का अब मैं रखता हूं ऐसा कुछ मान जिससे बहुत बड़ा आ जाए। तो एक्स का मान अपन ना कुछ कुछ रख लेते हैं। एक्स का मान मान लो मैंने 4 रख दिया, 4 रख दिया, तो इसका मान कितना आ गया? मैक्सिमम मान। अब अपन निकाल रहे हैं मैक्सिमम मान। मैक्सिमम मान, तो मैक्सिमम मान 4 रखा तो 1 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा नए पेज में लेकर समझा दे ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो पाए। फिर से समझा देते हैं फटाफट। ठीक है, √x-3 था। ठीक है, हम यहाँ पर कर रहे हैं मिनिमम मान के लिए और यहाँ कर रहे हैं मैक्सिमम मान के लिए। पहले मैंने x का मान रखा था कितना? मिनिमम मान के लिए x का मान मैंने रखा 3, तो कितना आ गया उत्तर? √0। x का मान 0 रखने पर फिर 0 हो गया। ठीक है, ये 0, मिनिमम मान 0। ठीक है, मिनिमम मान 0 हो गया। अब क्योंकि उसके बाद फिर और भी रखोगे तो नेगेटिव में, मतलब आयोटा केस आ जाएगा, तो आयोटा के लिए अपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम मान, मैक्सिमम मान के लिए ना, मैक्सिमम मान के लिए आप यहाँ पर x के मान क्या रख सकते हैं? x के मान 4 रख सकते हैं, तो आ जाएगा -1, है ना। 4 रखेंगे तो इसका 4 रखे x का मान तो आ जाएगा -1। अरे सॉरी, 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब मैक्सिमम मान 1 हो जाएगा। मैक्सिमम, और फिर 4 के बाद आप 5 रखें, 5 रखे तो 5 में से 3 गया तो √2 हो जाएगा। फिर कितना रख दे? 6 रख दे, फिर √3 हो जाएगा, फिर रख दे 7 रख दे, फिर √4 हो जाएगा, जिसका मतलब 2 हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 एक्स के मान बहुत सारे रखे जा सकते हैं जिससे मैक्सिमम मान आए। मैक्सिमम मान निकालने के लिए एक्स के बहुत सारे मान रख सकते हैं, मतलब अनंत मान रख सकते हो कि मैक्सिमम मान। लेकिन मिनिमम मान निकालने के लिए एक्स का मान केवल 3 हो सकता है। मिनिमम मान निकालना हो तो एक्स का मान केवल 3 पॉसिबल, और मैक्सिमम मान निकालना हो तो एक्स के बहुत सारे मान रख सकते हो। इससे बहुत सारे बड़े 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 उत्तर आते जाएंगे। तो एक्स का मान मैक्सिमम रख सकते हो। जब बहुत सारे मान निकालना है तो एक्स के मान अनंत हो सकते हैं, और जब मिनिमम मान निकालना तो एक्स के केवल 3 मान जो है वो 3 ही होगा। ठीक है, 3 ही आपको रखना पड़ेगा। तो चलते हैं अब इसके आंसर पे कि कैसे क्या होगा। ठीक है, इसके आंसर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर डोमेन पूछा, डोमेन का मतलब एक्स का मान। तो जब भी अगर डोमेन लिखते तो पहले लिखते हैं मिनिमम और फिर लिखते हैं मैक्सिमम। मान नहीं भाई, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ऐसी क्या रखे कि पहले मिनिमम वैल्यू आए फिर मैक्सिमम वैल्यू। तो एक्स की जो वैल्यू है वो पहले आपको रखनी पड़ेगी 3, तो उसमें मिनिमम मान मिलेगा, और इन्फिनाइट रखोगे तो मैक्सिमम मान, मतलब ऐसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो आपको मैक्सिमम मान मिलता जाएगा। तो ये है एक्स के मान, ना कि आपका वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें मिनिमम मान मैक्सिमम मान है ना, ये एक्स के मान हो जाएंगे कि मिनिमम आपको 3 रखना पड़ेगा एक्स का मान, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू लेना है तो 3 रखना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू रखना है तो अनंत रखते जाइए, कुछ भी रखते जाइए, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।